आप सही तरह से इंटरव्यू में सवालों के जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद आप कहें मैं तो 4 लाख सैलरी लूंगा, तो उसको परफॉर्म करने का टाइम कौन सा होता है? जब आपने इंटरव्यू की सीट के ऊपर जाके बैठना है। जितनी मर्जी कुर्बानियां दी, जितने मर्जी पैसे लगाए डिग्री के ऊपर, वो सब वेस्ट चले जाते हैं। इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे। जब आप ये सोचेंगे तो आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ेगा। इंटरव्यूअर देखने की कोशिश करता है आपका कैरेक्टर कैसा है। अब आप कहेंगे कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप दरवाजे से एंटर होते हैं ना, सो आपकी पर्सनैलिटी का कुछ परसेंट अंदाज़ा हो जाता है इंटरव्यूअर को कि ये किस में कहाँ बैठूँ, कहाँ पे जगह अवेलेबल है, और उसके बाद वो परमिशंस देख के लिए बंदा ढूंढते हैं। ये जो 7, 8, 9, 10 सेकंड्स की एंग्जाइटी होती है 1 मिनट में नज़र आ जाती है। बियर्ड, आपकी वज़ाकता, ये सारा कुछ आपकी ये हैबिट्स को बता देता है। लास्ट टाइम हमने आई बिलीव लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन देखी थी और मैंने थोड़े बहुत आपको साइड बाय साइड चीज़ें बताई थी कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द जॉब मार्केट और व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसी सिलसिले में, और रेज्यूमे का भी बताया था शायद मैंने आपको, रेज्यूमे CV वगैरह से रिलेटेड भी बताया था आपको। सो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो जॉब इंटरव्यू है उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊँ, और शुरू वाली पिच करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को स्टार्ट में पिच करनी थी वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड नीड टू रिपीट दैट अगैन। बट ये है कि सिर्फ अंडरस्टैंड इसी चीज़ को करना है कि द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर, the better chances are there that you will be able to perform better and ace your job interview inshallah. So job interview कोई rocket science नहीं है। job interview basically एक organization की तरफ से 1-2 representatives होते हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई होती है कि आपने अच्छा रिसोर्स लाना है। एक ऑप्शन होता है कि अच्छा रिसोर्स लाना है, दूसरा ऑप्शन होता है कि सस्ता रिसोर्स लेकर आना है। सो जो रिक्रूटर होगा या जो भी आपका HR का बंदा इंटरव्यू ले रहा होगा, या जो भी आपकी फंक्शनल सुपरवाइज़र होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उसकी कोशिश ये होगी कि वो आपको खंगाले, वो सवाल कुरेदे आपसे, ताकि आपको जान सके कि ये बंदा एटीट्यूड के हिसाब से कैसा है, ये बंदा बिहेवियर के हिसाब से कैसा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल फिट होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसको काम भी आता है या नहीं आता, और फाइनल चीज़ ये है कि सस्ते पैसों पे मानने को तैयार हो जाए। अब हमारी एक बहुत बड़ी, मैं खामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते तो हमें जो भी सैलरी पैकेज ऑफ़र किया जाता है हम उस पर ये कहते हैं कि बस नौकरी मिल जाए, पैकेज बाद में देखी जाएगी, या जो भी है इस वक्त करके बाद में सारा साल तंग होते रहते हैं। सो जो सैलरी निगोशिएशन है वो इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर हम लोगों को इस तरीके से सैलरी को निगोशिएट करना पड़ता है कि पहले तो अपनी वर्थ बनानी पड़ती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अपना इंटरव्यू में यूजुअली 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एट टाइम्स 6 to 8 क्वेश्चंस में भी इंटरव्यू कंक्लूड हो जाता है। सो हम इंडिकेटर्स देखते हैं कि इंटरव्यू कैसा जा रहा है। अब आपने अगर जो आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन में अगर तो आप आउट परफॉर्म करते आते हैं तो दैट मीन्स कि फिर सैलरी निगोशिएशन के वक्त आप स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप वीक कम्युनिकेशन है अपनी सब्जेक्ट पे, या अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है उस पर कमांड भी नहीं है, और आप सही तरह से इंटरव्यू में सवालों के जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद आप कहें मैं तो 4 लाख सैलरी लूँगा, तो इंटरव्यूअर माइट गेट ऑफेंडेड, या वो आपको ये कहेगा भाई तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें ये पैसे ऑफ़र करूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होना है, अपने आप को इस तरीके से तैयार करके लेकर जाना है कि इंटरव्यूअर को ना, क्योंकि हमारे जैसे जब हम एक पोजीशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे जैसे कई कैंडिडेट्स होंगे। जो आप प्रोग्राम कर रहे हो ना, वो प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी वाले भी ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। उस प्रोग्राम के बच्चे सिमिलर जॉब से अप्लाई कर रहे होंगे, ये भी करेक्ट। तो जब आप जाएंगे सब आपके जैसी डिग्री वाले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स है, BS कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, वट एवर प्रोग्राम यू आर डूइंग, उस प्रोग्राम के बच्चे सिमिलर जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे, वही टीचरों से पढ़े होंगे, और जो सवाल के जवाब वो बच्चे दे रहे होंगे वैसे ही आप दे रहे होंगे। तो जो कंपेटिटिव एज निकालना होता है ना कि हमने आउटस्टैंड कैसे करना है, हमने आउटशाइन कैसे करना है इन बच्चों से, वो मैटर करता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूँगा। आई वॉन्ट से कि मैं आपको मतलब इट्स नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट।
या विद द पैसेज ऑफ टाइम करते हैं। मुझे याद पड़ता है जो मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था वो ऐसा था कि मुझे पसीने आ गए थे और जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे उस वक्त रियलाइजेशन हो रही थी कि यार नहीं ये भी नहीं पता। अंदर से इंसान खुद कलामी करता है ना, यार ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये मैं ऐसे बता देता तो बहुत अच्छा था, ये मैं ऐसे। वापस आने के बाद मुझे याद आ रहा था कि ये चीज़ तो पता थी, वहाँ पे एंग्जाइटी और नर्वसनेस की वजह से मैं जवाब ही नहीं दे सका। तो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो चपेट याद आए वो अपने मुंह पे मार लेनी चाहिए। थोड़े हार्श वर्ड्स हैं, बट जब आपने परफॉर्म करने का मौका मिलता है ना, अभी पाकिस्तान आइडल भी चल रहा होगा, तो परफॉर्मेंस के भी 5 मिनट्स होते हैं जो आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है। अगर वो 5 मिनट आपने वेस्ट कर दिए तो आपने जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस की, जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ दी, जितने मर्ज़ी पैसे लगाए डिग्री के ऊपर, वो सब वेस्ट चले जाते हैं। सो परफॉर्म करने का टाइम कौन सा होता है? जब आपने इंटरव्यू की सीट के ऊपर जाके बैठना है। सो इंटरव्यू की इट्स नॉट लाइक ए इंटरव्यू में आप जाएंगे और किसी को इम्प्रेस कर देंगे और अगला बंदा तालियां बजानी शुरू कर देगा कि मैंने क्या बंदा ढूंढा है, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर अ वेरी बेसिक लेवल जॉब। ठीक है, सो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं प्रोसेस को। मेरा तरीक़ाकार हमेशा ये होता है कि मैं सिंपल आसान बातों में रोज़मर्रा की एग्जांपल्स दे के आपको सिंपल चीज़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग में ब्रेक डाउन करके बताऊँ कि होता कैसे है। उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करके छोटी छोटी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। यू आर इन द वेरी राइट टाइम ब्रैकेट ऑफ योर करियर। इस वक्त सीख लें तो बहुत अच्छा है। मैंने मार खा खा के सीखा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट कितनी रूथलेस है, अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे किसी को कोई गर्ज नहीं है कि ये कितना ऑनेस्ट इंसान है। ऑनेस्टी तो तब पता चलेगी ना जब सिलेक्शन होगी। सो इट्स अबाउट प्रेपरेशन, it's about understanding the algorithm, it's about understanding the behaviors, it's about polishing your communication skills, it's about understanding the purpose of the interview, it's about understanding the body language of the interviewer, it's about understanding your body language, it's about giving your best। इसमें right wrong कोई भी नहीं होता। मतलब आप कहें कि जी मैं ये चीज़ें याद करके चला जाऊँ तो ये ही बेस्ट होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इसमें मौके की सिचुएशनल चीज़ें होती हैं, मौके की मुनासबत से। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर हम आगे कंटेंट की तरफ आएंगे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे बड़ा शौक़ था, मैं बड़ा सच बोलता जी, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ मुझे वैसे इंटरव्यू में बोलना चाहिए। तो मेरा एक इंटरव्यू था जब मैं लम्स में काम कर रहा था और मुझे एक घर के करीब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो इंटरव्यूअर, जब हम बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा कि अच्छा आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। अब मैंने कहा कि जी वन ऑफ द प्राइम रीजंस इज़ दैट आई लिव वेरी नियर बाय एंड बाय ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू कम्यूट और एक पीस ऑफ माइंड मैं एंजॉय करूँगा। अब वो अंकल जो थे जो इंटरव्यू ले रहे थे वो पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था तुम लड़की हो कि तुम्हें घर के करीब इंस्टीट्यूशन चाहिए या तुम्हें घर के करीब चाहिए। आजकल तो लड़कियां 3-3 रिक्शे लेके और 3-3 वैन्स बदल के आती हैं। तुम कौन से वो शहनशाह आज़म हो या तुम कौन से शहज़ादा सलीम हो। ठीक है, अब एक साइड ऑफ द स्टोरी ये थी, ये वो चीज़ थी जो मैं चाहता था, ये वो चीज़ थी जो मेरे दिल को पसंद आती थी, बट दैट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर। गेटिंग द पॉइंट। अगली दफ़ा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे कुछ सालों बाद उसी इंस्टीट्यूशन में दोबारा जॉब अपॉर्चुनिटी और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया एंड ही वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट एज वेल। अब जब उसने कहा ये आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब मैंने कहा अब मैं वो नहीं कहूँगा जो मैं चाहता था, अब मैं वो कहूँगा जो तुम सुनना चाहते हो। देन मैंने उसे जारगन्स निकाल के सुनाया। मैंने कहा जी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी मैंने रेपुटेशन देखी है, क्या कमाल रेपुटेशन है। मैंने इसकी वेबसाइट विज़िट की है, मैंने इसकी जो अपने दोस्तों से, फैमिली एंड फ्रेंड्स से वर्ड ऑफ माउथ सुना है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आऊँगा तो मेरा करियर, मेरी पर्सनालिटी, मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ ऐसे एनहांस होंगी, मेरी करियर ट्रैजेक्टरी ऐसे ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जाएगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। इंटरव्यूअर ने कहा वाह वाह ये लड़का सही है, इसको रख लो। बिकॉज़ मैंने वो कहा जो वो सुनना चाहता था, वो नहीं जो मैं चाहता था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो मिसाल भी आपने सुनी होगी कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। सो इसमें भी यू हैव टू डू समथिंग जो कि अगले बंदे को पसंद आए। ठीक है, सो इंटरव्यू में हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अबाउट स्टेइंग काम, वेरी पीसफुल,
इंटरव्यूअर भी घबराया होता है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। इंटरव्यूअर भी घबराया होता है, इंटरव्यूअर भी सोच रहा होता है, क्योंकि वो भी देखें मुलाजिम होता है एट एंड ऑफ द डे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गलत रिसोर्स हायर कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन या सीईओ व्हाटएवर वो उसको कहेगा भाई तूने कैसा रिसोर्स रखे मुझे दे दिया है। सो वो खुद भी घबराया होता है। तो हमने इस चीज़ को भी कैपिटलाइज करना है कि अगर हम थोड़े से भी बाकियों से आउटस्टैंड कर जाते हैं ना, थोड़े से आउटस्टैंड कर जाते हैं, सो वी विल बी एबल टू एस द इंटरव्यू। अच्छा, अब इसमें मैंने जो आपको थोड़ी सी पिच बताई है उसमें प्रिपरेशन इज़ द की। आपने कभी कितने लोगों ने फॉर एग्जांपल आज से पहले तक कितने लोगों ने शीशे में देख के डॉन न्यूज़ को इंग्लिश में पढ़ा होगा और ये देखने की कोशिश की होगी कि आप बोलते हुए कैसे लगते हैं। किस बच्चे ने आज से पहले कोशिश की होगी कि वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी वीडियो बनाए और वो ये देखे कि उसका ऑरा कैसा है, वो जब इंटरव्यू सीट के ऊपर बैठा हुआ है, जब वो सवालों का जवाब दे रहा है तो हैंड मूवमेंट कैसी है, आई मूवमेंट कैसी। जी बेटा आपने किया हुआ है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है। बट कीप ऑन डूइंग दैट, कीप प्रैक्टिसिंग, जिसमें आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है ना वो बड़ी इंप्रूव होती है। क्योंकि हमने नोट किया होगा कि जब हमें बात करने का मौका मिलता है, जब हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं तो एंग्जाइटी में बात करते वक्त हम फिलर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो जी, लाइकली और लिटरली, इस तरह के हम लोग फिलर्स ऐड करते हैं, ठीक है। सो वो नोटिस करें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जब आप वो एंग्जाइटी में ही निकलती हैं। वो आम रोज़मर्रा में आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो आपको बात का दिल में ख्याल आ रहा होता है यार मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। मैं अगर किसी की मुश्किल है, किसी को आपने कंसोल करना है इमोशनली कहीं, तो आप कहते हैं यार मैं तो कितना अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं तो इतनी अच्छी बातें करता हूँ, मैं तो मतलब you praise yourself. But when you get into a situation जहाँ पे एंग्जाइटी आ गई है, तो एंग्जाइटी की सिचुएशन में आपकी कम्युनिकेशन हिलती है, आपका एक्सेंट हिलता है अगर आप बना के बोलने की कोशिश करते हैं। सो मेरी हमेशा से एडवाइस और सजेशन ये रहती है कि बी न्यूट्रल, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे खड़े होके टेढ़े मुंह करके इंग्लिश बोलूँगा, यू गाइज विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड, बीइंग ऑनेस्ट। बट जब तक मेरा कंटेंट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा या आपके फ़ायदे की बात नहीं करूँगा, आप कहेंगे फारिग कराओ इसको, देयर इज़ नो पॉइंट। सो यू आर नॉट गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू टू इम्प्रेस समबडी, ये जहन से निकाल दें। अगर कोई आज के सेशन की टेक अवे होना तो आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे। जब आप ये सोचेंगे तो आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ेगा। परफॉर्मेंस प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसमें आप गलती ज़रूर करेंगे, और गलती इंसान तब करता है जब बंदा ओवर एक्साइटेड होता है, ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है। जब ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है तो ज़्यादा बोलता है। मेरा तो काम बोलने का, मैंने तो घंटे डेढ़ घंटा बोलना ही बोलना है, बट फॉर यू गाइज, सो जब आप ज़्यादा बोलते हैं उसमें गलती का चांस निकलता है। सो कोशिश करनी है, जब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा, थोड़ा केस सिनेरियो बताऊँगा कि इंटरव्यू में जो बात करनी है दैट हैज़ टू बी क्रिस्प, नॉट टू ओवरसेल, नॉट टू अंडरसेल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूअर देखने की कोशिश करता है आपका कैरेक्टर कैसा है। अब आप कहेंगे कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा? सो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे ही आप दरवाजे से एंटर होते हैं ना, सो आपकी पर्सनैलिटी का कुछ परसेंट अंदाज़ा हो जाता है इंटरव्यूअर को कि ये किस टाइप का, किस नेचर का बच्चा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे या कुछ लोग जब रूम में एंटर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ढूंढने से मुराद कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ पे जगह अवेलेबल है, और उसके बाद वो परमिशंस दे के लिए बंदा ढूंढते हैं कि मैं पूछूँ, देखूँ कि कोई मुझे कहे बैठ जाओ जाके, या कुछ इस तरह से करके। और उसके बाद ये जो 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स की एंग्जाइटी होती है 1 मिनट में नज़र आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हाउ यू आर ड्रेस्ड, कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। थर्ड देखा जाता है आपकी हाइजीन और आपकी क्योंकि जो आपकी बियर्ड, आपकी वज़ाकता, ये सारा कुछ आपकी ये हैबिट्स को बता देता है। सो आधी सिलेक्शन जो है, या 25 to 30% सिलेक्शन आपकी तभी हो जाती है जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी अपीयरेंस, अपना अटायर और अपना कॉन्फिडेंस लेवल, उसको कोशिश करें कि उसको आप ऐसा रखें कि यू शुड स्टैंड आउट, क्योंकि जो बाकी सब कर रहे होंगे आपने वैसा नहीं करना। सो इट हैज़ टू बी वेरी पीसफुल एंड काम अरेंजमेंट व्हेन यू विल कम इनसाइड द डोर विद कॉन्फिडेंस, और आप देखें कि कौन सी जगह है। येस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभार कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि टेबल के ऊपर होते हैं, यानी टेबल, बड़ा सा टेबल होता है, उस पर एक तरफ जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं या उनका पैनल बैठा होता है और सामने एक कुर्सी रखी होती है, ठीक है।
सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब आप रूम में एंटर होते हैं तो आपको मुंह से सलाम करना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको चेयर के पास आके खड़े हो जाना है और विद इन 1 और 2 सेकेंड्स वो आपको कह देंगे कि आप प्लीज़ बैठिए या हैव अ सीट, तो आपने तब चेयर को ग्रेसफुली ड्रैग करना है और आपने चेयर पे बैठ जाना है। यूजुअली ऐसे होता है कि कैंडिडेट्स जाते हैं और जाके हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ये भी एंग्जाइटी को शो करता है, ठीक है। सो जब भी आपने रूम में एंटर होना है, कोशिश करनी है कि आपने हाथ मिलाने के लिए पैनल की तरफ कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपनी सीट के पास जाके खड़े होना है, ताकि अगर पैनलिस्ट आपको अपना हाथ बढ़ाएं तब आप उनके साथ हैंडशेक करें। आगे मैं आपको हैंडशेक की भी 1-2 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऑब्वियसली फ़ीमेल्स के लिए वो थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं होता होगा, ये बॉयज़ या मेल हजरात के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कल्चरल फ़िट क्या है। अब देखें, आज इस वक्त इस हॉल में कुछ बच्चे शलवार कमीज़ में बैठे हुए हैं, कुछ पैंट शर्ट्स में बैठे हुए हैं। मैं खुद शलवार कमीज़ पहनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जो ऑफ डेज़ होते हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा पेंट टाई कस के नहीं आता ठीक है। सो जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो आपकी पहली इंटरेक्शन होती है। पहली इंटरेक्शन में ये देखा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या थी। देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपने इंटरव्यू में सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मल ड्रेसिंग करके आनी है, तो फिर तो आपको कंफर्म पता चल गया कि फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब प्रोफेशनल कल्चर में पेंट कोट टाई या सूट है, ठीक है। उसमें शलवार कमीज़ को फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने शलवार कमीज़ रूटीन में पहननी है तो शलवार कमीज़ खाली मत पहने, वेस्ट कोट के साथ पहने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपका टाइडी लगना और आपका प्रोफेशनल लगना, ये गोरे हमें 2 अच्छी चीज़ें देखे गए हैं, ठीक है। एक तो हमें जो वेस्ट होती है वो देखे गए हैं और एक हमें पेंट कोट देखे गए हैं जो कि एक अच्छी फॉर्मल लुक आपको देता है, ठीक है। तो आई बिलीव कि हमें इनसे फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। लेकिन शलवार कमीज़ कभी भी अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो फ्राइडेज़ को अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप वेस्ट कोट के साथ पहने। और वेस्ट कोट जब भी पहने, इसका आखिरी बटन जो नीचे वाला बटन होता है इसको खुला रखना चाहिए, ठीक है। ये एक जस्ट टिप है। सो कल्चर देखा जाता है कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा हमारे साथ फिट होगा या नहीं होगा, इसकी पर्सनालिटी। अब मैं एक दफ़ा लम्स के एक इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक स्टूडेंट आया तो हमने पैनल ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम कोई एक चीज़ बताओ जो तुम यहाँ पे चेंज करना चाहोगे। तो उसने कहा मैं यहाँ पे जो है, मैंने बाहर देखा था ख़वातीन ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, मैं कोशिश करेगा कि ये ख़वातीन दुपट्टा ले, या मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। अब डू यू थिंक, एंड ही वॉज़ अ वेरी गुड स्कोरर, ही वॉज़ अ गुड academic performer, but what made him to get rejected from this opportunity? उसका attitude, उसका cultural fit। क्योंकि जो चीज़ उसको लग रही थी कि वो उसको चेंज करनी चाहिए, मौके की मुनासबत से उसे कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, that was the point। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर सुनता किसी का भी, देखें अब शलवार कमीज़ पहनना, पेंट कोट पहनना, हिजाब करना, सर पे दुपट्टा लेना ना लेना, ये किसी का पर्सनल मैटर है, ठीक है। इसमें वी कांट कमेंट एज अ जेनेरिक एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कम्युनिटी। हम अपने आप के रिस्पॉन्सिबल है ना। सो हमने कोशिश यही करनी होती है कि हम वो कहें जो लोग सुनना भी चाहते हैं, एंड दैट हैज़ टू बी कल्चरली फिट एज वेल। करियर डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं, जब इंटरव्यू में, मैं एक दफ़ा एक इंटरव्यू में गया और मैं उसमें बार बार एक चीज़ रिपीट करा था, आई थिंक, क्योंकि बड़ा कॉमन वर्ड है ना, आई थिंक, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है। तो मुझे एक इंटरव्यूअर ने एक बात की जिसने मुझे हिला दिया। वो कह रहा था, यार तुम हर बात में कह रहे हो तुम्हारा ख्याल है, तुम किसी चीज़ में श्योर भी हो? तो शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा यार वाकई मैं तो हर चीज़ जो भी कह रहा था वो ऐसे ही कह रहा था कि जैसे मेरा ख्याल है। आई वॉज़ नॉट दैट श्योर अबाउट इट। उसके बाद से मैंने ये चीज़ कहनी बंद कर दी कि मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, मैंने कुछ लोगों से सुना है, या मेरा अंदाज़ा है, या मैंने इस तरह की चीज़ें, वट एवर आई से इट विद कॉन्फिडेंस, ताकि मैं ख़ुद श्योर होना मुझे श्योर होना पड़ेगा ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं, ये फीलिंग दे सकूं कि जो बात मैं कर रहा हूं उसकी ऑथेंटिसिटी है। अक्सर आपके ऐसे दोस्त होंगे या ख़वातीन में भी ऐसी फ्रेंड्स होंगी कि आप गेट टुगेदर का प्लान बनाते होंगे
और कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपको पता होता है वो नहीं आएंगे। ऐसा है क्यों? उनकी हैबिट्स और द वे दे आर सेइंग दिस कि जी हाँ हाँ मैं आप लोग से 10 मिनट पहले मैं पहुँचा हूँगा वहाँ पे, लेकिन पास्ट हिस्ट्री, द वे दे कम्युनिकेट या उनकी, उससे आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे बाज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी श्योर आपकी करियर डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द पोजिशन दैट यू आर सिटिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू। बड़े क्लियर होने चाहिए आप लोग कि जी मैं इस पोजीशन के लिए बैठा हूँ, मेरी 5 साल करियर ट्रैजेक्टरी ये है और मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये भी प्रिपेयर्ड हूँ। अब मैं कहूँ कि जी मैं जाके तो मैं इस कंपनी का सीईओ लग जाऊँगा, वो कहेगा तुम कैसे सीईओ लग जाओगे? सर मैं मेहनत करूँगा। मेहनत कैसे करोगे? दिन रात एक कर दूंगा। फिर दिन रात एक कैसे करोगे? अब आपके पास जब प्लान ही नहीं है, आपकी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस यू विल मेंशन कि सर मैंने 4 प्रोग्राम्स में रजिस्टर किया हुआ है, मैंने एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ है जहाँ पे वो मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर के मुल्क में भेजेंगे, जहाँ पे मुझे उन्होंने ये लीडरशिप प्रोग्राम या लीडरशिप कोर्स में उन्होंने मुझे एनरोलमेंट का स्कॉलरशिप के ऊपर फुली फंडेड एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो आई एम वेरी श्योर कि जहाँ पे मैं आज हूँ आने वाले 3 साल या 5 साल में मैं उस बेसिस के ऊपर एक लेवल तक पहुँच सकता हूँ। और आई बिलीव कि राइट सीईओ तक पहुँचना तो मुश्किल होगा, लेकिन आई बिलीव कि अपनी प्रमोशन के 2 से 3 स्टेप्स में इंशाल्लाह कर चुका हूँगा, अचीव कर चुका हूँगा। सो अगर कोई बड़ी बड़ी बातें छोड़नी है इंटरव्यू में, दे शुड बी बैक्ड बाय सर्टन स्ट्रैटेजी और प्लान। गेटिंग द पॉइंट? बोरियत तो नहीं हो रही? आगे चलें। देन कॉम्पिटेंस आपकी एक्चुअल सब्जेक्ट। अब देखिए मैं आपको बातें करना तो सिखा दूंगा, मतलब अगर कोई बच्चा वेब डेवलपमेंट का बच्चा है, कंटेंट राइटिंग का बच्चा है, कोई मार्केटिंग का है, लॉ का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, मैथमेटिक्स का है, अगर आप में कॉम्पिटेंस नहीं है ना, कॉम्पिटेंस मीन्स कि आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि जो आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही क्या है, तो जितनी मर्ज़ी मैं आपको बातें सिखा दूं, जितनी मर्ज़ी फैंसी और वो सुर्खी पाउडर लगा के मैं आपको तैयार श्यार करा के भेज दूं, सो दैट वॉन्ट वर्क। एक्चुअल थिंग इज़ कि ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। गोरे जो है ना वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट इसलिए भी होते हैं कि उनकी जो डिनर्स या उनकी जो स्कूल की गैदरिंग्स होती हैं वो उसमें सब वो ये कहते हैं कि आप लोग फॉर्मल बन के आइए, उनको पहनना सिखाया जाता है, उनको उठना चलना, जो डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं, हाउ टू हैंडल एंड मैनेज थिंग्स। मुझे याद पड़ता है मैं पहली दफ़ा जब अपने जॉब इंटरव्यू में गया था तो मुझे टी बैग वाली चाय का पता ही नहीं था, मैंने शायद पहली दफ़ा टी बैग वाली चाय देखी थी उस वक्त। अब वो क्या हुआ कि वो मेरे सामने उस बंदे ने क्या किया, उसने टी बैग को निकाला, उसको स्पून के इर्द गिर्द लपेट के और वो इस तरह से किया और उसको प्रेस किया और साइड पर रख दिया। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, तो मैं भी कर लूँगा। तो जब मैंने निकाला, मैंने उसको जब ऐसे करने लगा तो जो वो उसके टैग को घुमा रहा था, मैंने टी बैग वाले और चम्मच वाली साइड को घुमाना शुरू कर दिया और वो उलट के मेरे ऊपर गिर गया। अब वहाँ पे अटर अपसेट हो गया मैं कि यार ये तो बहुत काम हुआ, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं, इनको जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर आपको रिजेक्ट किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके, या आपकी कन्फ्यूजन आपको आपकी डायरेक्शन से डिविएट करवा दे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉम्पिटेंस होगी तो बाकी चीज़ें काम करेंगी। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते होते हैं, मुझे आगे जाके भूल ना जाए तो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाए, ये भी टेक अवे होगी आज की, जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाए हम जल्दी से जवाब देने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी मिस्टेक कंसिडर की जाती है। पहली बात ये देखा जाता है कि आप लोग इम्पल्सिव हो। इम्पल्सिव का मतलब जल्दबाज हो, बग़ैर सोचे समझे बात करने वाले, और क्रेडिबिलिटी लो होने वाली एक लो मतलब एक इंडिकेटर होता है। सो जब भी आपने जॉब इंटरव्यू छोड़ दें, कोई भी कहीं पे भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो मैंने चेक किया है कि रियलिस्टिक 4 सेकंड्स का पॉज होना चाहिए। यूजुअली 4 to 6 सेकंड्स का आ जाता है। अब आप वो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अगले बंदे की बात ख़त्म भी नहीं हुई होती और अगला बच्चा जवाब देना शुरू कर देता है, माई नेम इज़ ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस तरह से आपका इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ and then start your answer.
टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को इस चीज़ की आदत डालें। ये आपकी रूटीन लाइफ में भी, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी अगर आपने बात करनी तो आई एम नॉट से कि आपके पेरेंट्स आपसे बेटा नाश्ता क्या करना है, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, बट कोशिश करें बात को पूरी तरह से सुने। अ गुड लिसनर सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट एवरीथिंग, सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो इंटरव्यू के लिए जो भी आगे जाके हम जो टॉप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसमें मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब भी जिस सवाल का भी जवाब दें, उसको आपने 3 से 4 सेकंड का पॉज लेना ही लेना है। दैट वुड शो कि आप एनालिसिस, बल्कि आपको टाइम भी मिल जाएगा एनालिसिस करने का, मतलब आप सिर्फ काउंट नहीं कर रहे होंगे। इट विल गिव यू टाइम टू एनालाइज द क्वेश्चन कि मुझसे सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है, ठीक है। सॉरी। उसके अलावा जो इम्प्रेशन होता है उसमें 2 तरह की ही चीज़ें हैं, एक विजुअल है एंड ऑडिटरी है। 2 चीज़ों के ऊपर आपका सारा मैटर कर रहा होता है। विजुअल आंखों से जो आप देख रहे हैं, और जो ऑडिटरी है जो आप बोल रहे हैं उसको इंटरव्यूअर सुन रहा है। तीसरी कोई चीज़ नहीं है, मतलब आपको ये नहीं कहेगा आप डांस करके दिखा दें, मतलब वो ये नहीं कहेगा कि कुछ टेलीपैथी के ज़रिए मेरे दिमाग में कोई चीज़ डाल के दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम सेलेक्ट करूँगा तुम्हें या नहीं करूँगा। सो इट्स नॉट लाइक दिस, ओनली विजुअल एंड ऑडियो। उसके ऊपर आपने प्ले करना है, उसके ऊपर आपने कैपिटलाइज करना है। एंड रिमेंबर you will never get a second chance to make your first impression। तो पहला इंप्रेशन पहला ही होता है। इंटरव्यू की सीट पे जा, अच्छा इससे पहले भी एक छोटा सा इंप्रेशन बनता है। अक्सर बच्चे, जब आप मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, 4 साल वाला, 2 साल वाला, जो भी आपकी डिग्री है, शॉर्ट कोर्स है, तो जब आप प्रोफेशनली अप्लाई करना शुरू करते हैं ना जॉब्स पे, तो जो इंटरव्यू की यूजुअली कॉल्स आती होती हैं वो आती होती हैं सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के दौरान आती होती हैं, या फिर लंच टाइम के बाद आती होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को, जब हम यूनिवर्सिटी से फ्री हुए होते हैं, तो हम वैसे सताए होते हैं कि हम लोगों की नींदें पूरी हो जाएं किसी तरह से, या हम लोग रेस्ट कर लें कुछ टाइम, या जो टाइम हम लोग जिस वक्त जॉब नहीं है फॉर एग्जांपल, तो तब तक अभी बच्चे आप लोग फ्री तो नहीं ना हुए अपनी यूनिवर्सिटी से, सो you'll फेस दिस एज वेल। तो उसमें ये होता है कि आपको कॉल्स आ रही होती हैं, फिर आपको पता नहीं चलता, और ये कॉल्स ज़्यादातर एक्सचेंज से की जाती हैं, ये कॉल्स मोबाइल से नहीं की जाती हैं, ठीक है, कम कॉल्स मोबाइल से की जाती हैं। सो जब आपको एक्सचेंज से कॉल आती है तो उसमें आप यूजुअली, आपको जब आप दोबारा कॉल बैक करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको किसने कॉल की होती है। सो अगर आप कॉल मिस करते हो, दैट मीन्स यू आर लूजिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी। सो नंबर 1 कि जैसे आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दो, जैसे ही आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाओ, तो कोशिश करो कि अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको स्विच ऑन रखो, और उसके साथ साथ अपनी रीच में रखो। ये ना हो कि आपका फ़ोन कोई बच्चा उठा रहा है फैमिली में से, या आपका फ़ोन जो है वो किसी ने उठाया कि जी वो तो बाहर गया हुआ है। कीप इट विद यू, स्टार्ट कीपिंग इट विद यू, ठीक है। ये छोटी बहुत बुनियादी सी चीज़ें हैं, बेसिक एटिकेट्स हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पता होगा, मैं सिर्फ रीइंफोर्स कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको रॉकेट साइंस बता रहा हूँ। सो ये सबको पता होगा, बट सिर्फ मेरा एज अ, वो कहते हैं ना, एज अ बुज़ुर्ग मैं आप लोगों को रीइंस्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। देन जब इंटरव्यू पे आपको कॉल आती है ना, तो एक्साइटमेंट में यूजुअली हम नाम पूछना भूल जाते हैं, या कॉल के शुरू में जो नाम होता है ना वो सुन तो लेते हैं लेकिन हमारे जहन में नहीं रहता। सो जब आपको प्रोफेशनल कॉल आती है तो कोशिश ये करें कि अपने वो नाम को याद रखें, कंपनी का नाम याद रखें, और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप प्रॉपरली पूछें कि एड्रेस मुझे ज़रा थोड़ा समझा दें, कोई करीबी लैंडमार्क तो नहीं है, और ये बताइए कि मुझे अपने कोई डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने हैं, नहीं लेकर आने हैं। और अगर वो कहे नहीं लेकर आने, फिर भी अपने पास एक फ़ाइल में या जो भी आपका वो है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, एक अच्छी सी डायरी ले लें, एक अच्छा सा पेन ले लें, ये अपने पास ज़रूर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है, इट्स नॉट मैंडेटोरी, या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए, बट इट विल शो योर प्रेपरेशन एंड योर ईगरनेस कि यार ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रा तो करके आया है, या इस बच्चे ने इंपॉर्टेंस तो दी है, ठीक है। इंटरव्यू में अभी हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आएंगे, बट अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ कि हम इंटरव्यू में सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में यूजुअली जब भी कुछ सवाल पूछा जाता है ना, तो सवालों की टाइप्स होती हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टास्क बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं,
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके विजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब उसको आपने एनालाइज करना है कि मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं शुरू में पहले ही मैंने ना लास्ट में रखा हुआ था जो टेक्निक्स टू आंसर एन इंटरव्यू क्वेश्चन। फिर मैंने ये सोचा कि ये जो अगर मैं पहले आप लोगों को टेक्निक का पता ही नहीं होगा और मैं आपसे जब सवाल डिस्कस कराऊंगा तो इट विल मेक मोर सेंस कि पहले आपको टेक्निक्स पता हूँ, फिर जब मैं क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में ना वही 15-20 घिसे पिटे सवाल हैं, वही पूछते हैं सारे। मेजॉरिटी मैंने जितने भी इस वक्त इंटरव्यूअर्स से बात की है ना, क्योंकि ये मैं सिर्फ आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से सर्च किया या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वक्त जो टॉप HR के जो लीडर्स हैं, जो जिस तरीके से वो रिक्रूटमेंट और जिस तरह के वो क्वेश्चंस थ्रो करते हैं, ये बेसिकली उसका क्रक्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखना कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। अब जब 4 सेकंड का टाइम मिल गया ना आप लोगों को, 4 सेकंड का टाइम बहुत होता है इंटरव्यू में, 4 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम बहुत होता है जब आप एनालाइज करते हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो मुझे सवाल, अब देखें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बना के एक्सप्लेन करना या इसमें बहुत ज़्यादा जार्गन्स डाल देना ओवरलोड कर देगा। तो इसमें बट जब सिचुएशन होती है कि फॉर एग्जांपल इन द पास्ट 6 months कैन यू गिव मी एन एग्जांपल वेयर यू हैव एक्सरसाइज्ड लीडरशिप and at the same time you behaved or you performed as a team player at the same time। अब ये वाली जो सिचुएशन होती है, इस तरह का सवाल बिहेवियरल भी होता है एंड सिचुएशनल भी होता है। उसको कैसे आपने आंसर करना होता है, अब उसमें टेक्निक को स्टार टेक्निक बोलते हैं। मुझे ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये याद रहती है, ठीक है। अगर मैं अगली स्लाइड आपको दिखाऊं ना, तो ये स्टार के साथ कार टेक्निक है, पार, सोर, सार, पील, डेयर, लीड, ये सारी टेक्निक्स हैं टू आंसर। आप कहेंगे सर हमें सवाल का जवाब नहीं आ रहा, आप हमें टेक्निक्स बता रहे हैं। तो आई वॉन्ट एवर से कि इसको याद कर लें, रट्टा लगा लें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसका क्रक्स अगर आप लोगों ने समझना है कि जब आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो देखें कि वो सिचुएशन क्या है। पहले उस सवाल से अराउंड आपने पहले सिचुएशन का एनालिसिस देना है कि किस बारे में और किस टाइम से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि एट माई लास्ट जॉब, इन माई प्रीवियस रोल, इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट वुड सेट द सिचुएशन फॉर द आंसर। उसके बाद टास्क आ जाता है कि किस बारे में बात की जा रही है, वो टास्क क्या था, वो टास्क कैसे परफॉर्म किया, या वो जो प्लॉट है जो क्वेश्चन का वो उसी टास्क के गिर्द घूमना चाहिए। अब अगर आपसे सवाल सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का या कि मैथमेटिक्स का, मीडिया कम्युनिकेशन का पूछा गया है, अब आप घुमा के किसी और तरफ से उसको लेकर आ रहे हैं या इरेलेवेंट एग्जांपल से उसको लेकर आ रहे हैं, तो इंटरव्यूअर कभी भी कन्विंस नहीं होगा। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज में आप बेचैनी देखना शुरू कर देंगे। आप याद रखें कि अगर आप अपने दोस्तों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और आप का कोई फ्रेंड आपको आके अपनी कोई प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, बट आपका दिल चाय पीने को चाह रहा है, तो आप उसकी बात कोशिश करेंगे ना, यार बकवास बंद कर, मुख्तसर कर, चाय ऑर्डर करते हैं। तो यही सिचुएशन इंटरव्यू में भी होती है कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर द लिसनर, तो इंटरव्यूअर बेचैनी में आ जाएगा। और वो इंटरव्यूज़ जो 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, उसमें माइंड में रखें, ये इंडिकेटर होता है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर द लिसनर। तो जब तक आपकी बातें मज़ेदार नहीं होंगी, जब तक आपकी बातें अट्रैक्टिव नहीं होंगी, कैची नहीं होंगी, उनके अंदर नॉलेज, विजडम नहीं और रेलेवेंस नहीं झलक रही होगी, तब तक। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा तो आप कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ तो घूमे होंगे ना, यानी कि एक एडमिशन्स ऑफिस में लोग जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में विज़िट करने के लिए गए होंगे तो हो सकता है कि जो एडमिशन की मालूमात देने वाला बंदा हो वो आपको यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें करके बता रहा हो, और आपके दिमाग में क्या हो, यार फ़ीस बताओ मुझे। कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मुझे फ़ीस का पता चले और पता चले कि डिस्काउंट कितना मिलेगा मुझे। तो अगर आप राइट बात नहीं कर रहे या वो चीज़ जो आप सुनना चाहते हैं वो अगला बंदा वो नहीं कर रहा, तो यू विल बिकम अ लिटिल एंग्जाइटी आ जाएगी आपके अंदर। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि हमने वही टास्क और वही सिचुएशन को रखना है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, घूम घुमा के नहीं आना। उन्हीं सिचुएशंस को सेट करना है,
उसी टास्क के बारे में बात करनी है जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। ठीक है, अब अगर मुझसे लीडरशिप के बारे में पूछा गया तो मैं लीडरशिप से रिलेटेड उस टास्क के बारे में और अपने प्रीवियस रोल के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर मुझसे सवाल पूछा गया। देन एक्शन। अब एक्शन क्या था कि अपने पास 6 महीने में कुछ ऐसा बताओ। अब जब मुझसे ये सवाल पूछा गया मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। अब मैंने तो बोंगियाँ रच के मारी होंगी कि जी मैं वो एक दफ़ा मैं ग्रुप का कैप्टन बन गया था तो मैंने सबको फ़ोन्स करने शुरू कर दिए, फिर मैंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट जो वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, मेरी किसी ने बात नहीं मानी, मैं बड़ा खफा हुआ, फिर मैंने शिकायत लगा दी तो उन्होंने कहा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस इन द जॉब इंटरव्यू इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट लाइक नेस्ले, कोक, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेक कंपनीज़ में दिस डजंट वर्क। You have to stay relevant, you have to talk in a way कि आपकी बात का वेटेज मालूम हो। आपने एक्शन बताने कि एक्शन क्या किया था एंड देन रिजल्ट भी तो बताएं ना। तो अगर हम एक सवाल के जवाब को ब्रेक डाउन कर दें, अब ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा याद भी रखें। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले आपने उसी सिचुएशन को, जिस सिचुएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस सिचुएशन पे रहना है। ठीक है, उस सिचुएशन पे रहते हुए जो टास्क के बारे में पूछा गया है वो टास्क के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि वो टास्क क्या था, किस तरह से आपने परफॉर्म किया। देन उसके बाद आपने उसके ऊपर अपना एक्शन बताना है और आपने रिजल्ट बताना है दैट हाउ वेल यू अचीव्ड अ सर्टेन थिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो मुश्किल तो नहीं है। इसको स्ट्रक्चर करके जब इंटरव्यू का आप जवाब देंगे सवाल का आपका अच्छा। और कहीं पे फॉर एग्जांपल घबराहट हो रही है, और टिप देता हूँ आपको। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे चलते चलते अपना अंगूठा अपने पाम के ऊपर रख के दबाना शुरू कर दूँ तो ये मेरा एक टिप है कि एंग्जाइटी नहीं होती, एंग्जाइटी कम होनी शुरू हो जाती है। और ये वो चीज़ है जो कि यूजुअली पता नहीं चलती जब आप इंटरव्यू की सीट पे बैठे हुए हैं। तो यू कैन डू इट विद योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट पाम, लेफ्ट हैंड विद योर राइट पाम। ये एक टिप है कि अगर आप ये इंटरव्यू की, क्योंकि आप अपनी ना एनर्जीज़ को ना एंग्जाइटी को दिमाग से उतार के हाथों में ले आए। ठीक है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो उस वक्त जो एंग्जाइटी में आ जाते हैं बच्चे, वो ये छोटी सी टिप करने से यू विल फील अ डिफरेंस, नंबर 1। एंड नंबर 2, कोई चीज़ में घबराहट में गलत जवाब या गलत के एडिशनल फिलर्स ऐड करने की बजाय कोशिश करें कि रुक जाएं, पॉज दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या ऐसा सवाल जिसमें आपको रिकॉल करना पड़ रहा है तो उसमें आप रुक जाएं बात का। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात को रेलेवेंट रखूँ और वर्ड्स जंबल अप ना होने दूँ। अगर आपके वर्ड्स जंबल अप होते हैं तो रुक रुक के बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इंटरव्यूअर डज नॉट वांट यू कि आप स्पीड में बोलें जैसे तकरीर बच्चे करते हैं, जनाबे आली ऐसे करके आपकी स्पीड, इट डजंट मैटर, आप रुक रुक के बट क्लियर बात करें। ये मॉडल है। अगर इसमें को एक दो भी अगर हम देख लें, जैसे लीड है फॉर एग्जांपल, लिसन, एम्पैथाइज। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस मकसद के लिए, इनका फोकस एरिया क्या है, और आइडियल फॉर जर्नल प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ के लिए एक मेथड यूज़ होता है। फिर शॉर्ट और टाइम लिमिटेड इंटरव्यूज़ के लिए कुछ इंटरव्यू। अब इतने ट्रेंड पाकिस्तान में लोग नहीं हैं, ये मैं आपको खुले तरीके से कहता हूँ। वो इस तरह की चीज़ों को ये मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा, देखें आप प्रिपेयर्ड होगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, बट पाकिस्तान में इतने ट्रेंड HR रिसोर्सेज वो ऐसा इतनी स्टडी करके नहीं करते, वो फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड सवाल पूछते हैं, टॉप ऑफ द हेड वो काम करते हैं। ठीक है, ये आप सिर्फ स्टडी कर लेंगे आपने किस तरीके से अपने सवाल को, अगर आपको स्टार मेथड समझ आ गया तो यू विल बी एबल टू हैंडल एंड मैनेज योर नेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल। अब हमारा जो मेन है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सवालों से डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये इतना घिसपट गया है, लेकिन इसमें अब कुछ वेरिएशंस आनी शुरू हो गई हैं। वेरिएशंस कैसे कि लोग अब कहना शुरू हो गए कि ओके वॉक मी थ्रू योर CV या वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है। अच्छा, मुझे अपने करियर का एक साइनॉप्सिस बताएं। तो अब जब इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो जब आपके पास टाइम होगा 4 सेकंड्स का सोचने का, तो आप कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि आपने किस तरीके से इसका जवाब देना है। अगर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है
अगर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का सवाल आता है तो उसमें आपने अपने बारे में बताना है। अब अगर आप अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि जी मैं XYZ हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने ये किया हुआ है, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, वालिद साहब ये काम करते हैं, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ और मैं इधर रहता हूँ, डू यू थिंक कि इंटरव्यूअर ये सुनना चाहता होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट कि आप एक्चुअली कौन हैं और किस लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसकी जो एक बेहतर अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप पहले अपने बारे में सिर्फ इतना बताएं। देखिए, नाम का तो उसे पता होगा क्योंकि उसके हाथ में आपका रेज्यूमे है, तो नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जी मेरा नाम मौज़म है, वो ज़रा ड्रामेटिक हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप उसको बताते हैं कि जी आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मास्टर्स या वट एवर योर एजुकेशन टाइटल इज़ फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी वेयर माई स्पेशलाइजेशन वॉज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और वो स्पेशलाइजेशन जो है वो अगर उसी जॉब से मेल खा रही है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जो कि उस जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ बता रहा हो, या कोई उसमें ऐसी स्किल बेस्ड चीज़ बता रहा हो जो आपने सीखी और आपकी वो जॉब में वो कर सकती है, उसको आप एक्सप्लेन करें कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर था, मैंने ये काम किए, ये मेरा वॉलंटियर वर्क था, और आई बिलीव कि जो मैं जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, दिस इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन, और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मैंने वहाँ का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और उसकी कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग को मैंने इस तरीके से मैनेज किया। सो इफ़ देर इज़ एनी अदर क्वेश्चन और इफ़ देर इज़ एनीथिंग पर्टिकुलर यू वांट टू नो, यू मोर देन वेलकम। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये हुआ कि आपने उसको पहले अपने बारे में बताना, अपनी प्रोफेशनल हेल्थ के बारे में बताना। उसको आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाचा ताया मामा से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी प्रोफेशनल हेल्थ देखना चाहता है। और उसके साथ साथ आपने उसे वेलकम भी कर दिया कि अगर आप कोई मज़ीद चीज़ पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब इसी के एक्सटेंशन अगर वो कहता है कि मुझे वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, अगर वो आपसे कहता है कि वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, तो उसका जवाब ऐसे देना बेहतर होगा कि ओके मेरा नाम ये है और मैं जो याद करके आप गए होगे। नो, अब आपको आंसर को ट्विस्ट करना है। यू हैव टू ट्विस्ट इट इन अ वे कि ओके सो द डॉक्यूमेंट यू आर होल्डिंग इट हैज़ माई करियर प्रोफाइल समरी, जैसे मैंने आपको बताया था दैट आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 18+ years. I have been working with the education sector, but for the past 2 years I've been working with the government departments in the business development special initiative, CSR and diversity role. I believe in self improvement. I also am a strong advocate of incremental learning, continuous learning. I've been enrolled into different things, and at the same time in the next section you will find my recent work experience जो कि related है मेरी current organization। उसके अंदर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ये हैं। उससे पहले मैंने यहाँ काम किया, उससे पहले मैंने यहाँ काम किया, उससे पहले यहाँ काम किया, मेरी एजुकेशन यहाँ से है और ये रेफरेंसेस हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ साइनॉप्सिस ऑफ माय रेज्यूमे अगेन। सो इफ़ यू वुड लाइक टू नो एनीथिंग पर्टिकुलर अबाउट इट, प्लीज़ डू लेट मी नो। सो क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उनके जवाब भी चेंज होते हैं। सो इस सवाल में कोई बच्चा मार नहीं खाना चाहिए। चैट जीपीटी को कहें आपको जवाब निकाल देगा, अपने सीवी पेस्ट करें और उसके बारे में उसको लिख देंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका मुझे जवाब निकाल दो। 1 मिनट में आपको जवाब निकाल देगा कि हु आर यू। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद भी तो पता हो ना कि आप कौन हैं। आपने इस सवाल का जवाब देना है, आप क्या एंजॉय करते हैं। जब इंटरव्यू में एंग्जाइटी में प्रेशर में आ गया ना, तो फिर सवाल का जवाब मुंह से निकलेगा ही नहीं, ज़बान हलक को जाके चिपक जाएगी, बोले मतलब आपके अल्फाज से निकलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है उसका जवाब पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो। और ये वो सवाल हैं जो गारंटीड आपसे इसमें से 70% पूछे जाएंगे। लिख के ले लें आज मेरे से, ना पूछे जाएं तो आप मुझे कहें कि सर वो सवाल आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया था उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया हमसे। गारंटीड पूछे जाते हैं क्योंकि घिसे पिटे हैं, HR वाले भी घिसे पिटे हैं, उनने भी इस तरह के सवाल पूछते हैं, दे आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड। अच्छा, बाहर के मुल्क में गोरा इस तरह के जो है ना वो सवाल यूजुअली नहीं पूछता। गोरा वो आपके साथ वो कहता है भाई ये काम जो है ना ये तुम करके दिखा दो मुझे, या तुम्हारी इस काम से रिलेटेड एक्सपर्टीज है, वो सीधा उससे वो कहता है ओके कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एंड डोंट वेस्ट माय टाइम। वो आपको स्ट्रेट अवे बता देता है, लंबी लंबी बातें वो कहता है मैंने वो कहानियाँ नहीं सुनी तुमसे,
मुझे बताओ ये वाला काम इस तरह से होता है, प्रीवियस बंदा इस तरह से कर रहा था, तो मैं 20 मिनट का टाइम देता हूँ, ये काम करके मुझे दिखा दो, रिजल्ट्स दिखा देना, और इसके अंदर जो तुम्हें चैलेंजेस आए थे वो मुझे दिखा देना, एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए होता। पाकिस्तान में होता है ज़रा लिपटी बताओ, फैमिली क्या करती है, कोई बंदा आर्मी में है, कोई बंदा पॉलिटिक्स में है, ज़रा इस तरह की चीज़ें तो बताओ अपने बारे में। सो अगेन जो मेरा पॉइंट है, आपने अपनी सिर्फ प्रोफेशनल हेल्थ बतानी है, इमोशंस नहीं लाने कभी भी किसी इंटरव्यू में, इमोशंस नहीं लाने, पॉलिटिक्स नहीं लानी, इस्लाम नहीं लेकर आना, रिलीजन नहीं लेकर आना। सो यू आर सेफ। ये 3 चीज़ें अगर आपकी क्लियर है ना, 3 चीज़ें आपने कभी नहीं, इमोशंस को नहीं लेकर आना, आपने रिलीजन को नहीं लेकर आना, और आपने पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आना। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे या CV। आपको पता है दोनों डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस, तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। अपने आप को जानें, अपने बारे में बताएं कि आपकी प्रोफेशनल हेल्थ क्या है, आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, करियर प्लान्स क्या हैं, आप किस फील्ड को एंजॉय करते हैं, कौन से काम को एंजॉय करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप लोगों को, आपको बहुत ज़्यादा आप उसको इनकरेज करते हैं, इस तरह की बात उसके सामने रखें ताकि आपकी प्रोफेशनल हेल्थ का आइडिया हो। ओके, सो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, वो ये ज़रूर पूछता है। ये क्यों पूछता है, ये जानने का। अब जब एनालिसिस आप कर रहे होगे तो मैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करने की एक डायरेक्शन दूंगा। अगर वो पूछता है कि आप मेरी कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं भी मुलाजिम हूँ, आप क्यों काम करना चाहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सर इसमें मैंने सुना है लोगों को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, या कोई भी मुझे आप में से कोई बताए कि आप क्या जवाब देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कोई भी आप रैंडम जवाब को बच्चा दे, एनीवन, वॉलंटियर। ज़रूरत थी काम की। अब इसमें क्या आ गया, इमोशन घुस गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहेगा जी ज़रूरत तो सबको, बाहर बैठे हैं सबको ज़रूरत है। The environment of your organization is very friendly and HR very friendly. तो अभी तो आपने काम ही नहीं किया, तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट का आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने उनकी जो है वो पूरी वेबसाइट देखी है, वेबसाइट पे विजिट की। यस, तो अब जो आप स्टेटमेंट पास कर रहे हैं दैट इज़ बैक्ड बाय सम होमवर्क। तो अगर मैं कहूँगा सर आपकी वर्क एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, तो वो बाय नहीं करेगा, बट कहेगा सर आई हैव सीन योर डिजिटल प्रेजेंस, I have seen and I have visited your website thoroughly, and as I have observed that the work environment, the culture, the benefit system is very competitive, the environment is very conducive to learning as well as career growth, so I believe that it would be a very good fit for my career trajectory. ट्रेजेक्ट्री का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पसंद भी है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है अपवर्ड रास्ता, आपकी एक जो करियर ग्रोथ का एक रास्ता, पाथवे होता है ना, उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सो मैं आपको एक और चीज़ भी एडवाइस करूँगा कि सिर्फ गूगल पे जाके तो 500 फ्रीक्वेंसी वर्ड्स फॉर GRE वो एक दफ़ा वो सर्च कर लेना। सो उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपके जो वो वर्ड हैं जो हम बोलते रहते हैं ना यूजुअली रूटीन में, उनसे डिफरेंट वर्ड आपको मिल जाते हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है। अगर आप वो याद कर रहे हैं ना अपने लास्ट सेमेस्टर में, तो ज़िंदगी में दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे वर्ड्स हैं वो आपके जहन में रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने जब इस तरह का शुगर कोटेड जवाब भी देना ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो थोड़ा सा उसको उठा दें। ठीक है, उठा दें, बट बेस्ड ऑन योर रिसर्च, बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ माउथ, बेस्ड ऑन मार्केट रेपुटेशन, ताकि आप उसको ये बता सके कि जो आप बयान कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप बोंगी नहीं मार रहे, आपने एक उसके बारे में रिसर्च की हुई है। ठीक है, देन मूविंग ऑन, व्हाई देयर इज़ अ गैप बिटवीन योर लास्ट डिग्री एंड योर करंट जॉब। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमन क्वेश्चन अल्लाह ना करे आपको कभी सुनना पड़े। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे आप डिग्री अपनी करते हैं, अगर आपके सितंबर में आपकी डिग्री ख़त्म हुई, तो आई एम ऑलवेज प्रेइंग कि आप लोगों को सितंबर में जॉब मिल जाए, उससे पहले जॉब मिल जाए। ठीक है, बट एट टाइम्स ऐसे होता है कि आपको 1-2 महीने का वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगेन आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन। मेरे साथ कोई शाइनेस तो नहीं ना है, लास्ट सेशन भी हमने किया था, आपके बेनिफिट के लिए आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की पार्टिसिपेशन हो। सो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, एज्यूम कर लें सिचुएशन को कि 3 महीने हो गए हैं आपने जो आपकी डिग्री कंप्लीशन के, सो आपका गैप क्यों है। सो मुझे जवाब 1-1, 2-2 बच्चे देना शुरू कर दें, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवे, बताएं। अप्लाई किया होगा, कोई जॉब नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये आपकी वीकनेस शो कर रही होगी कि अप्लाई किया, जॉब नहीं आ रही, और डिग्री कंप्लीट हो गई है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट।
डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो वो तो सब कर रहे होंगे। मैंने इस अरसे के दौरान अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश की है। शाबाश। अपनी इस जो डिग्री है इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज भी है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत अच्छा पॉइंट कि मैं इस टाइम पीरियड में 2-3 महीने के अंदर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी जितनी भी मैंने एकेडमिक चीज़ें सीखी हैं उनकी एक रिफ्लेक्शन बना रहा था, उसको इन डेप्थ स्टडी कर रहा था, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा तड़का भी लगा देते हैं कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साइन अप किया हुआ था जिसमें मैं वॉलंटियर वर्क उनके साथ कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना, मैं आपको कहूँ कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें, और ये कहना है आपने कि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने फ्री या वॉलंटियर या इंटर्नशिप्स के लिए मैं उनके साथ एंगेज था, जहाँ पे मैं वीकेंड्स पे उनके पास जाता था। इन द मीन टाइम आई ऑल्सो टेकन द मेंबरशिप ऑफ लाइब्रेरी, और जो टाइम था मेरा उसको मैं लाइब्रेरी में ये शॉर्ट कोर्सेज करके उसको यूटिलाइज़ कर रहा था, ताकि जब तक मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आती तब तक मैं अपने जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश करता रहूँ। गेटिंग द पॉइंट। ये सवाल आप लोगों की पार्टिसिपेशन लेने का ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को बिलिटल कर सकूं, लेकिन जब प्रेशर में मैं किसी बच्चे की तरफ पॉइंट करता हूं ना, तो उस वक्त फ़ौरन आपके दिमाग में क्या होता है, और छोटी सी एंग्जाइटी जो होती है, कानों में से सेक निकलता है, कान लाल हो जाते हैं, इंसान थोड़ी इधर उधर देखने की कोशिश करता है, उस चीज़ में आप जो क्या निकाल के लेकर आते हैं दैट डिफाइंस कि हाउ यू विल परफॉर्म ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस भी हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गैप बिटवीन योर डिग्री एंड योर फर्स्ट जॉब, उसका बेस्ट आंसर ये होता है कि इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क, कम्युनिटी सर्विस, शॉर्ट कोर्सेज, या अपनी प्रीवियस अपनी जो डिग्री थी उसकी रिफ्लेक्शन, या उससे रिलेटेड जो कुछ प्रोजेक्ट वर्क था कि मेरे कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मुझे अपने सुपरवाइज़र के साथ क्लियर करनी थी, अपनी यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेसर्स के साथ क्लियर करनी थी, तो उसके साथ मैं टू एंड फ्रो मैं अपनी जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्लैरिटीज़ वगैरह ले रहा था। बट डू यू थिंक कि अगर मैं आप लोग, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं अगर वीक आंसर दूंगा कि जी मैं अप्लाई कर रहा था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, ये आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शो करेगा या वीक कैंडिडेट शो करेगा? वीक कैंडिडेट। सो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा। अच्छा एक और चीज़ भी बता दूँ, अगर आपने मिठाई लेने जाना है, अंडे डब रोटी लेने जाना है, या कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, सो आप हमेशा उस दुकान का इंतखाब करेंगे ना जो जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होगी, जहाँ पे स्टाफ ने अच्छा यूनिफॉर्म पहना होगा, जहाँ पे अच्छा कंप्यूटर, पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे इनवॉइस प्रॉपर निकल रही होगी और हाइजीन का बंदोबस्त होगा, लाइटें, टाइल्स वगैरह सब चमक रही होंगी, वहाँ पे आप लोग जाना पसंद करोगे ना परचेजिंग के लिए, ना कि ऐसी दुकान पे जहाँ पे थड़े टूटे हुए हैं, जहाँ पे लाइटें भी मध्यम हैं, जहाँ पे स्टाफ जो है उसके भी मतलब ना उन्होंने वो कुछ हाइजीन का अरेंजमेंट किया हुआ ना कुछ, तो वहाँ से तो आप कभी भी परचेज़ नहीं करना चाहोगे। तो इसी तरह से कैंडिडेट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उस कैंडिडेट को रखना चाहती है जो कि एक अच्छी सजी हुई दुकान की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये बातें फैंसी अभी लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो यू विल फील अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि जो मैं प्रिपेयर अपने आप को कर रहा हूँ, आई एम एलिवेटिंग माई सेल्फ। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? ये ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेजुएट से ज़रूर पूछा जाता है। देन व्हाट वर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन? अब इसमें अगेन एनालिसिस और इवैल्यूएशन के 4 सेकंड में आपने क्या सोचना है कि जो मैं कर रहा था और जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ये सुनने में इंटरेस्टेड है, या जो मैं कर रहा था वो इसके साथ मैच करता है, या इसमें बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा ये सुनने में रजामंद होगा। ऑब्वियसली वो ये सुनना चाहेगा ना कि जो ये काम कर रहा था वो जो हमारी जिस पोजीशन को हमने एडवर्टाइज किया उस पोजीशन के साथ ये मैच भी करता है, रेजोनेट करता है, इसकी अथॉरिटी वगैरह इस्टेब्लिश होगी, ये इसको आता जाता भी है कुछ के नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस अपने प्रीवियस, अभी कितने बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं कोई भी किसी भी किस्म की, ठीक है। सो अभी आप जब, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आपकी क्या फील्ड है, किस में आप काम करते हैं? एबेकस में काम करते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका फील्ड क्या है? स्टूडेंट जॉब में, हाँ, एज अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस ऑफिसर। कस्टमर सपोर्ट सर्विस ऑफिसर। सो अगर आप किसी पोजीशन पे जा रहे हैं जिसमें आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस ऑफिसर के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं या स्पेशलिस्ट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रीवियस एबेकस का एक्सपीरियंस इस तरीके से बताएंगे
कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या वैल्यू लेके आ सकते हैं, क्या बेनिफिट दे सकते हैं, और आपके माइलस्टोन्स क्या थे अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस के? मैं उनको यही गाइड कर सकता हूँ कि मैं जो अपनी प्रीवियस जॉब में कर रहा था, हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते थे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे एज सुन एज पॉसिबल कि उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ेगी। एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट। तो उसमें हम क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, कि उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं और उनको क्या वे ऑफ गाइडेंस दे सकते हैं कि वो अगर उनको ये प्रॉब्लम इस तरीके से फेस करनी पड़ेगी तो वो दूसरा तरीका अपनाएं। ठीक है, तो उनको ये गाइड कर सकते हैं। एक्सेलेंट, बट एट टाइम्स दिस इज़ नॉट सफिशेंट बिकॉज अभी यू हैव सेड दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड। जब मैंने अपने रेज्यूमे के साथ टाइम गुजारा होगा ना, तो मुझे एक एक बुलेट पॉइंट याद होगा। मतलब अगर मुझे कहा जाए कि अपने तुम करंट रोल के बारे में बताओ, तो मैं कम से कम 45 मिनट्स 50 मिनट्स बोलता रहूँगा। मुझे डिसाइड करना है मैंने कब चुप करना है। सो पॉइंट है मैं क्यों बोलूँगा और 45 मिनट क्यों बात करनी, कब बात करनी है, और अगर नहीं करनी तो अगर इसको मैंने 2 मिनट में कंक्लूड करना है, 1.5 मिनट में कंक्लूड करना है, सो मेरे पास क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और एट टाइम्स अभी जैसे आपने सवाल मुझसे पूछा, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपने मुझसे कहा एज अ स्टूडेंट या मेरी जॉब में, तो ये जो अटर किया ना आपने फ़ौरन से, अगर आप 4 सेकंड का पॉज लगा के एवेलुएट करते ना कि मैंने पूछा क्या, सो उस वक्त आपको लगता है कि मैंने आपके वर्क रिलेटेड सवाल किया था। तो आपका सवाल पूछना या फ़ौरन से इम्पल्सिव सवाल पूछना भी ये जाहिर करता है एट टाइम्स कि आपने इंटरप्रेट नहीं किया या इट वाज अ वीक अटर ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो इस चीज़ का खसूसी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, तो कोशिश करनी कि जो अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जितने बच्चे भी जॉब कर रहे हैं वो अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस इस तरह से बताएं जिसमें आपकी लीडरशिप रिफ्लेक्ट हो, टीम वर्क रिफ्लेक्ट हो, टाइमली डिलीवरी हो, कोई कामयाबी ज़रूर बताएं अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब था अपनी एक कंपनी में काम कर रहा था, तो मैं ज़रूर सबको बताता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस मैंने सिंगल हैंडेडली ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें फुटफॉल जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों का था और कंप्लीट पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और अवारी बुक्ड थे। उसमें अवारी की और जो पर्ल कॉन्टिनेंटल की उस वक्त 242 रूम्स की इन्वेंट्री थी, वो सारे रूम्स हमारे पास थे और उसके ऊपर हमें एक लेटर ऑफ कमेंडेशन जो अप्रिसिएशन है वो हमें CEO की तरफ से मिला था। एंड आई बिलीव दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट ड्यूरिंग दैट टेन्योर इन फर्स्ट 5 years ऑफ माई करियर। गेटिंग द पॉइंट? तो आपने इसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को सेल किया, जिस तरह से अगले बंदे ने आपसे सवाल पूछा। ठीक है, अच्छा देन वाई, अब ये वाला सवाल है, इस पे बच्चे लड़खड़ाते हैं, शेक करते हैं, पुरानी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब इसमें मुझे आप लोगों की इनपुट्स चाहिए। कोई भी बच्चा जिसको सबसे ज़्यादा नींद आई हुई है, बताएं बेटा। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक जगह बाउंड है। बाउंड है, एक्सीलेंट, ठीक है। और इस तरफ से घर से दूर पड़ता। ठीक है, और नहीं, वेरी वेरी वैलिड, ठीक है। और आई वॉन्ट यू टू स्पीक अप। वहाँ का इन्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। नहीं था, मैं सोच रहा था वहाँ का इन्वायरमेंट उसके लिहाज से नहीं था। और दूसरा, अगर इस टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ को और जॉब को एट से टाइम जो है ना वो दोनों को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए जो है फुल टाइम जॉब और फुल टाइम स्टडीज़ जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी और इसलिए मैं अपनी मैंने मतलब फुल टाइम जॉब को जो है वो छोड़ा है और अच्छा। मैं पार्ट टाइम जॉब को Excellent. करा सकता हूँ। ठीक है, ये कह सकते हैं मैं फर्दर ग्रो करना चाहता हूँ आप। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपकी कंपनी पर बार को विजिट किया है, उसके अंदर मुझे ये अपॉर्चुनिटीज नज़र आई जिसकी वजह से मैं अपनी ये जॉब को करना अच्छी से करना। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसमें कुछ और अप्रोचेस भी मैं आपको बताता हूँ। अक्सर मैं जब किसी और जगह जाता हूँ ना, अच्छा मैं जब, आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे बेनिफिट हासिल नहीं कर रहे, बट द मोर क्वेश्चंस यू आस्क यू विल फाइंड समथिंग। और क्वेश्चंस पूछने से आपकी चीज़ें जब क्लियर होंगी ना, वो वैसे नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें।
मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ ये वाली चीज़, जब ये वाला सवाल मैं जब डिस्कस करता हूँ ना, तो बच्चे अक्सर मुझे अपने पुराने बॉसेस की भी कहते हैं यार वो वर्क एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक था, मेरा बॉस जो था वो मुझे बहुत वो मतलब टफ़ टाइम देता था, मैं वो नहीं कर पाता था, उसके साथ कोप नहीं कर पाता था। या मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडेज़ वर्किंग जो थे वो मतलब वो मुझे संडे को भी बुला लेते थे, मेरे वर्क टाइम जो थे वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, बहुत अपसेट था। ये सारी की सारी सिचुएशंस आपने सामने नहीं रखनी। जैसे भी आपने कहा कि आप मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है नई अपॉर्चुनिटी आई हुई तो आप बैठे हुए हैं ना, लेकिन हमने इसको शुगर कोट करना है, हमने वो बताना है जो अगला सुनने की मतलब उसकी पोजीशन में। तो हमेशा अपनी करियर ग्रोथ को मद्देनज़र रखना है। देखिए वेबसाइट के ऊपर अगर आपने जैसे जिक्र किया कि वेबसाइट मुझे मैंने आपकी देखी थी, उसमें ये पोजीशन नज़र आई थी तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो सारे वैसे अप्लाई करके आए हैं, ठीक है। सो दैट विल मेक दिस अ वीक आंसर। जैसे आपने कहा दूर पड़ता है फॉर एग्जांपल, दैट विल आल्सो मेक इट अ वीक आंसर। आप अपने इंटरव्यू को 10 से 12 मिनट में ख़त्म करवा देंगे, कंक्लूड हो जाएगा इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, वो कहेगा नहीं दिस इज़ अ नॉन सीरियस आंसर, ठीक है। बट जब आप उसे ये बताएंगे कि मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डूइंग वेल, मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे थे, मेरे करियर माइलस्टोन्स कंप्लीट हो रहे थे, and at the same time the organization was appreciating me and encouraging me to perform better. But मैंने अपने करियर के कुछ माइलस्टोन्स बनाए हुए हैं, अपने करियर्स के कुछ स्टेपिंग स्टोन्स बनाए हुए हैं। सो मेरे माइंड में जो अब अपकमिंग जो मेरा माइलस्टोन है वो एक मल्टीनेशनल या जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ हूँ, या एक स्टेप अप, एक सीनियर पोजीशन जिसको मैं फोरसी कर रहा हूँ अपने करियर के लिए, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस मूव। दिस विल अलाउ मी टू एन्जॉय और दिस विल अलाउ मी टू एक्सपीरियंस अ मोर चैलेंजिंग रोल। अब आप ये बताएं कि मैं चैलेंजिंग रोल की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। द बिगर द चैलेंज द बेटर पर्सनैलिटी और बेटर प्रोफेशनल आई वुड बिकम विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपने वही शुगर कोट बात करनी, झूठ नहीं बोलना। मैं आपको झूठ बोलना किसी सूरत नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को और अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से लेकर आना है कि अगला बंदा सुन के कहे कि येस दिस इज़ द राइट कैंडिडेट। और बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड और फिलोसॉफिकल नहीं करनी, प्रैक्टिस किया होगा और दिल से जब बात निकलेगी तो असर रखेगी। सो आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से नहीं सोच रहे हैं, छोड़ रहे, आप अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को बिगर रोल, बिगर चैलेंज, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर कल्चर। वेबसाइट देखने में मैंने आपका कल्चर एंड पीपल मैनेजमेंट ऑब्जर्व की, दैट आई फाउंड टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मैंने आप लोगों के जो सोशल एंड डिजिटल मीडिया कैंपेन, अच्छा हमारे वक्त में मतलब अगर मैं बात करूं 2005, 6, 7 की, उस वक़्त ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत पॉपुलर नहीं था। उस वक़्त सिर्फ वेबसाइट पे जाके ढूंढना पड़ता था। अब तो आप लगा लें कि आपको कोई भी आप लम्स देख लें, आप UMT देख लें, सुपीरियर देख लें, GC यूनिवर्सिटी देख लें, सबके सोशल मीडिया पेजेस बने हैं, एक्टिविटी की वीडियोस आ रही होती हैं, अकम्पलिशमेंट्स, बच्चों की टॉप परफॉर्मेंसेस, हर चीज़ उस पर नज़र आ रही है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। तो हमारे वक्त में क्या था, हम सिर्फ वेबसाइट का ही दुहाई दे सकते थे। बट यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू से और टू एडवोकेट योर क्लेम कि जी आप लोगों ने आपकी जो सोशल एंड डिजिटल मीडिया प्रेजेंस देखी है, वहाँ पे भी आपके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन एम्प्लॉयज़ हमने नोटिस किया है, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड आई बिलीव कि इफ़ आई बिकम पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड गिव मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू ग्रो, टू अर्न एज वेल एंड टू मेक माई सेल्फ अ बेटर रिफाइंड प्रोफेशनल। ठीक है, क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही बहुत ज़्यादा? अच्छा जी बेटा। सर वो हम अगर कहेंगे कि हमने ये गोल अचीव करना है, हम वहाँ से इधर इस किया है, तो ये नहीं कहेंगे कि आगे जब आपका ये गोल अचीव हो गया, आपको इधर से बेटर ऑप्शन मिला तो आप ये छोड़ के? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, डू यू थिंक कि कोई रिश्ता माँ बाप के अलावा, बहन भाई के अलावा अनकंडीशनल होता है? नहीं होता ना। आप बाउंड भी नहीं होते, और ऑर्गेनाइजेशन भी इतना लीवरेज रखती है कि वो किसी को रोक नहीं सकती पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो तो तुम रुक जाओ और आपके हाँ मैं रुक जाता हूँ। नो, नॉट एट ऑल। सो एवरीबडी हैज़ द राइट टू मेक दैट करियर मूव। और अगर ये सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल है,
अगर वो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपका ये माइलस्टोन अचीव हुआ तो आप उनको ये बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हो कि सर अगर तो मेरा ये माइलस्टोन अचीव होता है तो आई फर्स्ट विल प्रेफर कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में एलिवेटेड रोल की तरफ लेके जाया जाए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा हेड काउंट होता है या ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है तो आई विल ऑलवेज प्रेफर स्टेइंग विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ बिगर रोल. इफ नॉट, so the world is open for myself and the world is open for you for candidates as well, so you will find very good candidates and I always remain a well wisher for your organization. That's not a problem. तो हमने फिर वही बात है, अल्फाज से खेलना है, अल्फाजी करनी है हमने. अच्छा, क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल था, शाबाश. अच्छा, why should we hire you over the qualified candidates? भाई तुम्हें हम रखें क्यों? ठीक है, अब एट टाइम्स ये जब सवाल आता है ना तो उसमें अब फिर आपके पास छक्का मारने का बेहतरीन मौका आता है, क्योंकि ये सवाल वो होता है जिस पे आप अपनी तारीफ़ें खुल के कर सकते हैं, बट वो तारीफ़ें शुड बी बैक्ड अप बाय सर्टन जस्टिफिकेशंस. वो बोंगियाँ नहीं होनी चाहिए कि सर मैं तो छलांग लगा देता हूँ पहाड़ पे चढ़ के, 5वीं मंजिल से छलांग लगा दूंगा सर, आपके लिए जान दे दूंगा सर, मसला नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खून बहा दूंगा, नहीं, नॉट. मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं संडेज़ को भी आऊँगा, नो. जब आप बहुत ज़्यादा बिचते हैं ना तो दैट शोज़ यू एज अ वीक कैंडिडेट. आज भी जो लम्स और LSE के बच्चे, यहाँ पे कोई लम्स LSE का तो नहीं बच्चा बैठा हुआ, लम्स और LSE के बच्चे या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनको सिखाया, बताया, समझाया जाता है कि आपने इससे कम सैलरी के ऊपर एग्री नहीं करना. अगर आपने किया तो वी विल सेंड यू अ नोटिस दैट यू आर डिफेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. तो मेरा मकसद सिर्फ ये कि अपने आप को अंडरसेल मत करें, बट जब अपनी तारीफ़ करनी है कि मुझे क्यों रखें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये बताएं कि जो आपने पोजीशन एडवर्टाइज़ की है मैंने उसको बड़ा क्रिटिकली एंड कीनली स्टडी किया है, और इसको स्टडी करने के बाद जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और नॉट ओनली एग्जैक्टली मैच कर रहा है बट एट द सेम टाइम दीज आर सर्टन एडिशनल क्वालिफिकेशंस और एडिशनल स्किल्स and the value that I will bring onto the table and to this organization. Apart from that, I have a very good network for this particular field. जैसे आप कस्टमर सर्विस में अगर आप एबेकस के, तो आपके पास एक अच्छी कस्टमर बेस मौजूद है जो बाकी कैंडिडेट्स के पास शायद अवेलेबल नहीं होगी. सो आई कैन अश्योर यू कि ऑन एथिकल बैकग्राउंड्स, ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस, आई कैन गिव यू excellent and exceptional leads based on my experience, based on my network and based on my PRs. And at the same time I have been enrolled into this particular course. अब फिर कहूँगा झूठ नहीं बोलना, courses में तो enroll करें ना. So I have been enrolled into this particular course जो कि मेरे ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, और जब मैं वो कोर्स कंप्लीट कर लूँगा सो आई विल बी एबल टू मैनेज एंड हैंडल सर्टन अदर थिंग्स बियॉन्ड माई जॉब डिस्क्रिप्शन. अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं बाकियों से कैसे मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि जब वो उनसे कहेंगे तो आप, वो हर बंदे ने ये जवाब किया होगा, मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ, मैं संडेज़ को भी आ जाऊँगा, मैं मतलब यू नेम इट, मौके के ऊपर आप कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ. बट he is not, the interviewer is not looking for these things. Interviewer is looking for your attitude, interviewer is looking for your plan कि आपका plan क्या है and how well organized and well structured your plan is. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद what is your greatest accomplishment in your life? अभी तक इधर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों की अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस वक्त तक की यूनिवर्सिटी लाइफ तक की आपके सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट क्या है, कोई भी वॉलंटियर कोई जवाब देना चाहे, बताएं मैम. Using a 4 million telescope. यूजिंग अ 4 million telescope. $4 million telescope. टेलीस्कोप Telescope. वो आपने यूज़ किया है. ओके, गुड. और आपकी फील्ड क्या है, मतलब Space sciences. हाँ, Space sciences. स्पेस साइंसेज. एक्सेलेंट. और कोई बच्चा, कोई आपकी अचीवमेंट आज तक की? सर मैं HS माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम
प्रोग्राम का एक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यूएस एम्बेसडर के साथ मीटिंग की। एक्सेलेंट, शाबाश। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी किसी के पास कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है? ऐसे ही है, ऐसे सोच रहे हैं? बट आई कैन अश्योर यू कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से इन दिस। कैसे? सर, आई हैव स्पेंट अ डे विद SOS चिल्ड्रन, जहाँ पे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, storytelling sessions with specially abled kids, and that one day has transformed my life. The smiles on the people's or the children's faces made me feel proud that not on financial terms, I think that is one of my biggest accomplishments, that I was able to add value to the lives of people. अब आपने ये तो नहीं कहना ना कि मैं पोर्शे ख़रीद लिया या मैंने BMW ख़रीद ली या मैंने एक 4 कनाल का घर बना लिया। देखें, इस एज में इस तरह की अकम्पलिशमेंट्स नहीं होती, बट खामोश रहेंगे। खामोश रहना वुड बी द राइट अप्रोच। व्हाट डू यू से? नो, दैट वुड शो यू एज अ वीक कैंडिडेट ना। तो खामोश रहने से बेहतर है कि अगर आप इसके लिए तैयारी करके चले जाएँ आपने सिटीज़न फाउंडेशन के साथ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें बजा के, वह लंबी लंबी छोड़ें और अगला बंदा आके आपको वैसे फरिश्ता के दोज़ख में आपको फेंक दे उठा गया। पॉइंट इज़ कि अब इस तरफ सोच तो लेकर जाए ना अपनी। देर इज़ ऑलवेज़ अ स्मार्ट वे टू आंसर अ क्वेश्चन, देर इज़ ऑलवेज़ अ वे। अब मैं एक ज़माने में, मेरा फर्स्ट डे था, सऊदी पाक बैंक की एक मेन ब्रांच थी, वहाँ पे एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। पहला ही दिन था और पहले दिन एक बाहर बंदा लड़ा था, क्योंकि मैं 8:45 पे ऑफिस पहुँच गया था और एक बाहर बंदा खड़ा था, उसको एक चेक कैश कराना था, उसका चेक कैश नहीं हुआ और वो 9 बजे का वेट किया और साथ जब अंदर एंटर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे एंटर नहीं होने दिया गया। मैं कर दूंगा, मैं वो चेक बुक फाड़ के फेंक दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। सो मेरे मुताबिक वो कस्टमर लॉस्ट था और मैं ये सोचता था कि कोई अप्रोच हो ही नहीं सकती कि इस कस्टमर को वापस लाया जा सके। बट जो उस वक्त मैंने चीज़ सीखी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक था वो आया, उसने शोर सुना, उसने कहा सर जी की होया? उसने कहा ए तुहाडे गार्ड ने मैनू अंदर नहीं आन देता, ए मैनू भी नहीं आन देता। अच्छा आओ चलिए चाय पीने। अच्छा, वो उसको अपने कमरे में ले गया। वहाँ जाके उसने उससे थोड़ी सी रेपॉर्ट बिल्ड की, रेपो बिल्ड करना जिसे बोलते हैं, रेपो बिल्ड की। उससे कहा सर जी तुम चेकबुक क्यों पाड़ी है? मैं तो ठहर जाओ, इधर मुझे बुलाया, यार इनकी एक लूज़ चेकबुक लेकर आओ जल्दी से फ़ौरन और एक्टिवेट करवा देना। सर जी चेकबुक लो और यार वो गिव अवे भी लैके आना है। सर जी देखो कैलेंडर ते डायरी तुहाडे लिए हैगी है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन करके आना ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट नहीं आना, क्योंकि गार्ड ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ नौकरी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ਵਿਚਾਰਾ वो बाज़ औक़ात इस तरह भी होंगे ने कि ऑफिस टाइम तो पहले जो आ जाते हैं कैमरे तो लगे होंगे ने ना सर। अब वो जो सिचुएशन को रैप अप करा था उसने ऐसी कैनवस सिचुएशन की कि एंड में वो कह के मारते हुए निकले थे। सो आप जिस चीज़ को जिस लेंस से देख रहे होते हैं और उसके ऊपर ज़िंदगी में आपको 2 तरह के डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, हाई क्वालिटी डिसीजन, लो क्वालिटी डिसीजन। लो क्वालिटी डिसीजन ये होगा कि आप कुछ भी ना करें, कोई जवाब ही ना दें इस सवाल का कि सर मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है जी, आई एम सॉरी। हाई क्वालिटी डिसीजन क्या होगा कि यू सेलेक्ट द वर्ड्स एंड द स्टेटमेंट्स दैट गिव्स आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वो इस तरह का जवाब हो जो कि अगले के दिल में उतरे। सो अभी के लिए करियर के स्टार्ट में आपका कोई भी कम्युनिटी वर्क, सैलाब ज़दगान के लिए आपने कोई काम, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब ये सैलाब आया था, सो मैं जितने भी ये कैंप्स थे मैं पर्सनली वहाँ पे गया था। मैंने वहाँ पे जो फंड रेजिंग की थी वो मैंने उन बच्चों को दी। फिर वहाँ पे जिन बच्चों का स्कूल डैमेज हुआ था, जिन के स्कूल्स डैमेज हुए थे, मैंने यूनिसेफ को अप्रोच किया और मैंने उनको कहा कि आप इन स्कूल्स को दोबारा से रिवैम्प करें। अगर रिवैम्प नहीं कर सकते, फंड्स नहीं है, तो किसी लोगों के घरों में इनफॉर्मल स्कूल स्टार्ट कर दें। तो अगर मुझसे कहा जाए कि आपकी अभी तक की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है, तो मैं वो ये नहीं कहूँगा कि मैंने गाड़ी ली, या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अच्छा फ़ोन परचेज़ किया, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने घर बनाया, बट आई वुड से कि वो डिफरेंस जो मैंने बच्चों की ज़िंदगी में मैं लेकर आने के लिए एफ़र्ट की थी, शायद वो मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी अचीवमेंट थी। सो लो क्वालिटी डिसीजन क्या हुआ? खामोश रहें, बताएं कुछ ना। हाई क्वालिटी डिसीजन क्या होगा कि लड़ना है सिचुएशन से, जवाब देना है टू द बेस्ट इंटरेस्ट। आपकी फैमिली आपकी कामयाबी का वेट कर रही है, आपसे जुड़े लोग, वो दोस्त, वो मेंटोर्स जो आपको कोच कर रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं, उनको खुश करना है, उनको कामयाब होकर दिखाना है, ना कि हार के तो मैं तो सिलेक्ट होना ही नहीं है। तो जो फिक्स माइंडसेट है उससे आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ, आज आई बिलीव कि लास्ट टाइम आपने अपनी फ़्लाइट ले ली थी, अब हम कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे।
अच्छा, ये समझ आ गया व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट इन योर लाइफ? ये इसलिए पूछा जाता है जी बेटा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स भी बता सकते बताएं, बिल्कुल बताएं कि आई हैव अ पैशन इन स्पोर्ट्स, और जो मैं ऑल पाकिस्तान या नेशनल में गोल्ड मेडल व्हाटएवर, वो आप ज़रूर बताएं, जिससे आप उनको ये कहें कि इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी सो आई वुड मेक श्योर कि मेरी जो स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़ हैं उसका बेनिफिट मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी दूँ, ठीक है? अच्छा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? ठीक है, अब ये भी सवाल मेरे पे भी ठा करके पड़ा था। अब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो मैं उस वक़्त क्या जवाब देता। सो मैंने कहा जी मैंने तो जी कभी ऐसा सोचा ही नहीं है फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो जहाँ अल्लाह की रज़ा होगी मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा वगैरह वगैरह। तो इंटरव्यू ने कहा चल उठ भाई निकल यहाँ से। सो अगेन मेरा कसूर था ना, इंटरव्यूअर का नहीं कसूर था। इंटरव्यू ने तो अपने सवाल लिखे हुए थे, ये प्लान होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई बच्चा बताना चाहेगा आपके फ्यूचर प्लान्स? सोचा वैसे अभी तक 5 साल? जी बेटा। 2027 में मेरी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। एक्सीलेंट। और जब मेरा 7th सेमेस्टर होगा तो मैंने ये प्लान किया हुआ है कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो उनमें मैंने अप्लाई करना है। तो ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ सर्चिंग की हुई है उस हवाले से, तो मैंने ठीक है। अप्लाई करना है। अच्छा, तो मास्टर्स के लिए मेरा ये प्लान है। ओके, ठीक है। और कोई बच्चा बताए? अच्छा, ये शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, इसको हम थोड़ा सा 5 से 7 साल पे करेंगे। और कोई बच्चा बताए प्लान? मेरे जैसी बोंगी मार दें, कोई नहीं हंसेगा। जी बेटा बताएं, शाबाश। सर ये जब मेरा बीएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एमफिल में एडमिशन लूँगा और साथ सीएसएस के एक ट्राई दूँगा। एक ट्राई दूंगा, जी। ओके। और उसके बाद अगर तो हो जाता है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी यंगेस्ट सीएसएस ऑफिसर मैं बन सकता हूँ। शाबाश। अगर मैं आगे एमफिल को कंटिन्यू करता हूँ, पीएचडी करता हूँ, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं यंगेस्ट पीएचडी। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर दूं, एक आपके वाले को, एक आपके वाले को, इनको ब्यूटीफाई करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 2027 में मेरी जो है डिग्री कंप्लीट होगी और उसके बाद मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाने का प्लान रखता हूँ, ठीक है? सो अगर हाउ अबाउट मैं अगर कहूँ कि जी सर आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री या आफ्टर बीइंग इनटू जॉब और वर्क और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर गुड 1 or 2 years, I have planned upcoming 5 or 7 years. So when my degree will get completed, I will go for a fully funded scholarship in these countries. और मेरा area of interest ये है. But at the same time, I also feel that after the completion, I'll come back to Pakistan to serve my country. And at the same time, I'll also register for these further courses, sign up certifications, and at the same time, I'll try to elevate my role in my current organization. For you, आपने इसी तरह से बताना है कि yes, आपका जो प्लान, it's a very good plan, माशाल्लाह। So मेरी एस्पिरेशन ये है कि मैंने जो अपना कमिंग 5 years अपने प्लान किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि मैंने अभी जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट आई विल अटेम्प्ट फॉर CSS बिकॉज आई हैव अ डीप पैशन फॉर doing CSS in Pakistan. So if I achieve that milestone, I've been working, I've been preparing for this, I've been meeting people. मेरी फैमिली में कुछ CSS ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मैं वीकली मुलाकात करता हूँ और मैं उनके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि हाउ आई कैन अचीव दिस इन माई यंगेस्ट इन दिस एज। तो अगर मेरा ये कंप्लीट हो जाता है एंड आई एम वेरी सर्टन अबाउट इट कि इंशाल्लाह दिस वुड गेट कंप्लीटेड। सो अगर प्लान भी है कि अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता या अगर मैं CSS में, बिकॉज पाकिस्तान में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये कंप्लीट मेरा क्लियर हो जाता है। अगर नहीं होता सो देन आई स्ट्राइव फॉर youngest PhD in Pakistan inshallah after completion of my MPhil. So हमने तड़के लगाने हैं बातों को, खूबसूरत करना है, ब्यूटीफाई करना है, उसी के पैसे हैं, उसी पे आपकी सिलेक्शन के चांसेस जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इट्स ऑलवेज प्लेइंग अराउंड विद द वर्ड्स। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? तो इसका वो कुछ लोगों ने कहा था कि ऑन योर सीट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, या CEO ऑफ द कंपनी, बड़े बड़े लंबे लंबे छोड़ने हैं। अब मुझसे भी सवाल पूछा गया था, 2-3 दफ़ा पूछा गया था, लम्प्स में भी पूछा गया था, फिर मेरे से एक इंटरनेशनल कंपनी में भी ये सवाल पूछा गया था। अच्छा, एक दफ़ा ये गलती हुई थी कि मैंने स्ट्रेट अवे एक जुमला कहा था। मैंने कहा था कि 5 साल के बाद मैं
अपने आप को डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे देख रहा हूँ। उसने कहा जा भाई काम करते हुए फजूल किस तरह, बट वो दैट वाज अ वीक स्टेटमेंट, वीक आंसर। अच्छा फिर मैंने क्या किया, जब लम्स में मुझसे ये सवाल पूछा गया ना कि आप अपने आप को 5 साल बाद कैसे देख रहे हो, सो मैंने अब कहा कि अब मैं तड़का लगा के जवाब बताऊंगा। मैंने उनको कहा कि हैविंग माय प्रीवियस एक्सपीरियंस इन 2 लीडिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने मोबिलिंक में भी काम किया हुआ है और मैंने बीकन हाउस ग्रुप में भी काम किया हुआ है। सो जब मैं लम्स में 5 साल गुजार लूँगा, सो मेरे पास सबसे पहले एक डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास पीपल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होगा और मेरे पास एक ऐसी करियर पाथवे बन चुका होगा जिसके ऊपर 5 साल बाद मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी होऊंगा, मैं एक बेटर हेल्दी प्रोफेशनल भी होऊंगा और जो मेरे करियर के माइलस्टोन्स जो मैंने अगले 5 साल के लिए प्लान किए हुए हैं वो अचीव कर चुका हूँगा इंशाल्लाह। सो दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर कि इस तरह का शुगर कोटेड अच्छा रहता है, सेफ़ भी रहता है, ठीक है। सो आपने अब देखो ये मैं प्रिपेयर हो के गया था क्योंकि मुझे पता था लम्स भी अच्छा, बीकन हाउस भी अच्छा नाम है, मोबिलिंक भी अच्छा नाम है और लम्स तीसरा अच्छा नाम जब जुड़ेगा तो उसके साथ जब मैं, क्योंकि हर इंटरव्यू के प्रिपेयर किया जाता है ना, तो मैंने प्लान इस तरीके से किया था कि मैंने ये मुझसे पूछा जाएगा और अगर पूछा गया तो यही जवाब दूंगा। तो जब आपको पता हो कि ये सवाल पूछा जाएगा और ये जवाब दूंगा तब आप अच्छा जवाब देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हो रही है। हैव यू बीन टेकिंग इंटरव्यूज़ विद अदर कंपनीज एज वेल? ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई और कंपनीज के साथ इंटरव्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे? सर नहीं, मैं तो आपका हूँ सिर्फ, मैं तो जी किसी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ मैं सिर्फ उसी के बारे में। नो, इट शोज़ कि अगर आप, और ये भी वो वाला सिचुएशन है जो एंग्जाइटी और नर्वस और कंफ्यूज करता है, तो आपने हमेशा ये फीलिंग देनी है कि जी सिंस आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2025 या 2027 और ग्रेजुएट करने के बाद आई हैव बीन अप्लाइंग टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि मैंने कुछ अर्सा जॉब ही करनी है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में माई रेज्यूमे इज़ विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फ्यू इंटरव्यूज़ आर लाइंड अप विद इन दिस वीक एंड विद इन कमिंग वीक, सो येस आई एम टेकिंग इंटरव्यूज़, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप डेस्परेट हो, इसका मतलब ये है जिसने आपको रखना है उसने आपको रखना ही रखना है, जिसने नहीं रखना तो आप उसको कुछ भी कर दें वो नहीं रखेगा। सो बेटर टू डू एज द रोमन्स डू। तो आपने ये बताना है कि यस आई एम टेकिंग इंटरव्यूज़। ये सवाल बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है फ्रेश कैंडिडेट्स से ताकि वो लोग ये भी कहें कि इसके ऊपर अपनी एफर्ट्स ज़ाया करें या ना करें। अगर बिल्कुल नैला स्टूडेंट होगा या वो उसके कोई वो समझ लें कि वो नहीं होगे तो वो कहेंगे यार और इसको किसी ने भी नहीं बुलाना, चढ़ो जी। बट अगर वो कहते हैं कि येस स्टूडेंट प्रॉमिसिंग है, स्पार्क है और इसको किसी और ने उठा लेना, बेटर हम ही उठा लेते हैं 5,000 ऊपर दे के, ठीक है। टेल मी अ टाइम व्हेन यू फेल्ड, टेल मी अ टाइम व्हेन यू फेल्ड इन योर जॉब, इन एन असाइनमेंट, इन एनीथिंग इन योर लाइफ। अब ये वो, अब फिर अगेन शायद आपने पहली दफ़ा सुना होगा ये वाला क्वेश्चन या देखा होगा, ठीक है। तो अगर पहली दफ़ा देख रहे हो तो यूजुअली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो गए। सो प्रिपेयर्ड होने का ये इसके लिए एक बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है कि आप अपने, अच्छा इसमें फ़ेल होना भी इस तरह बताना है ताकि अगले को लगे कि ये भी पास ही है, ये इसको ऐसे हो कि ये पॉजिटिव में ही जाए, आपके नेगेटिव में ना जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको इस तरह से बता सकते हैं कि जी देयर वाज अ प्रोजेक्ट असाइंड टू मी इन माय प्रीवियस रोल जिसमें कि मैं उसकी टाइमलाइंस को मीट नहीं कर सका और उसका रीज़न ये था कि आई वॉज अ लिटिल टू यंग टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड एट द सेम टाइम आई डिडंट एनालाइज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दिस असाइनमेंट। सो उसका नुकसान क्या हुआ कि मैं जब वो एक्सेप्ट कर ली, इम्पल्सिव हो गए बग़ैर सोचे समझे, तो मुझे ये लैप्स का सामना करना पड़ा, ये मुझे ये फेस करना पड़ा। बट मैंने उस चीज़ को अब रिप्लेस कर दिया है, मैंने उस चीज़ को इस हद तक इम्प्रूव कर लिया है कि अब अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना हो तो मैं उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन, रिसोर्स एलोकेशन और उसकी टाइमलाइंस और
कंपनी की मदद के बगैर एक्सेप्ट नहीं करता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। गेटिंग द पॉइंट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कमज़ोरी को भी या अपने फेलियर को भी अपनी स्ट्रेंथ एंड सक्सेस बना के बयान करना है। इस पॉइंट की समझ आई है? ठीक है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी गुजारता हूँ। आर यू विलिंग टू वर्क ड्यूरिंग लेट ऑफिस आवर्स और वीकेंड? सर, आई हैव अ फैमिली, I have certain responsibilities, and I have some certification and personal developmental plans, and for that reason I need time. But yes, if it calls or if it is required by the duty, most definitely I can do it one or twice or as and when needed. अपनी शर्त पे खेलें, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बंदा बताएं, ना कि सर जी रात, सर मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, सर मैं तो यहीं पे सोऊंगा, सर आप मेरे यहाँ पे वो बिस्तर लगवा दें तो मैं इधर ही हूँ। नो, अपने आप को इतना हाजिर और पेश मत करें। Do you own a house? Do you own a car? At this point, be truthful. अगर आप किराए के घर में रहते हैं, not a problem. वो सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी ना कि राइट साइड पे ऊपर देखते हैं, लेफ्ट साइड पे ऊपर देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप झूठ बोलने का पैटर्न क्या है आप लोगों का। कुछ बच्चे अपने आप को देखें, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों को अमीर दिखने का शौक़ है, बनने का शौक़ शायद उतना नहीं है कि वो दिखें अमीर। तो वहाँ पे ये जानने की कोशिश की जाती है कि what are your family status, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो you can very easily say कि sir at this point we do have a family car, but I don't own a car, I just have a motorbike or I commute by public transport. There is no harm, there is, मैं अपने करियर के कई सालों तक मैं बाइक के ऊपर, मैं वैन्स के ऊपर जाता रहा हूँ। मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि whatever I have done is because of the will of Allah, prayers, और जो भी चीज़ें वक्त के साथ साथ अपने आप को डेवलप कर करके बाई प्रोडक्ट्स आते रहे हैं। बट इसमें अगर मैं शुरू में ही कहता जी मैं तो BMW में आया और जब मैं बैठता जाके बाइक को किक लगाता तो वो उसने मुझे यही कहना था ना कि झूठा इंसान है, और ऐसी सिचुएशन बन जाती है। झूठ छुपाया नहीं जाता, झूठ सामने निकल आता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस? जैसे स्ट्रेंथ में मैंने पहले जब आपको बताया था ना, वाई शुड वी हायर यू, यहाँ पर भी आपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया था। अगर वो सवाल नहीं पूछा गया तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। अब अगर आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कस्टमर सर्विस का आप काम कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस में यूजुअली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होती है। तो अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को आपने ऐसे बताना है जो नौकरी के साथ फिट होती हो, मेल खाती हो, याद रखें। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि सर मैं ना सुई में धागा 5 सेकंड में डाल देता हूँ, तो उससे जॉब को क्या फ़ायदा? जो एडवर्टाइज पोजीशन है उसमें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो असल चीज़ ये कि जो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं, जो आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है वो इस तरह से बतानी है कि जो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ मेल खाती हो। वो कब मेल खाएगी? जब आप प्रिपरेशन करके जाएंगे। व्हाट आर योर वीकनेस? सर वो कैल्शियम की कमी है मुझ में, या मतलब आप वीकनेस को जब आप बताएंगे सर, अच्छा हाँ ये मज़े का है, आप बताएं कोई अपनी वीकनेस। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है आपकी क्या वीकनेस, आता हूँ आपकी तरफ। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मेरे माइंड में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट इसका मसला है तो मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। और मैं जो है ना बातों को जल्दी पिक नहीं कर सकता, तो ये शो करे, ये वीकनेस शो करेगी, मतलब इतनी वीकनेस शो करेगी कि अगला बंदा कहेगा यार इसको तो मैं काम की मतलब आसान बात भी कहूँगा, ये पिक नहीं करेगा, कभी नहीं कहना। आप बताएं बेटा, आप कह रहे थे। मेरी वीकनेस जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, और वो ये है कि जीआईएस एनालिस्ट, मुझे जो स्कैटर्ड डाटा होता है उसको डिजिटाइज करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, शाबाश, अच्छी बात है। और अच्छा ठीक है, और मैं आपकी तरफ आऊँगा। ठीक है, और बताओ कोई। मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, इसकी वजह से मुझे अक्सर चीज़ें उस तरह से परफेक्ट नहीं मिलती, तो आई थिंक इट्स माय वीकनेस। ये लड़का इंटरनेट पे बहुत बैठता है, मुझे रिसर्च करता है खामोशी से बैठ के, शाबाश, अच्छी बात है। इधर से कोई हमारी बेटी। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। और ये बड़े कॉमन आंसर्स हैं, और ये वही आंसर्स हैं जो इंटरव्यू में निकलते होते हैं। और जी बेटा। थोड़ी सी भी खुशी मिले तो ख्याली ब्लॉग बनाना। गुड। हमने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के बताना है। वीकनेस तो बतानी ही नहीं है,
नेवर अटर एनीथिंग वीक और नेगेटिव ऑन योर पार्ट। तो हम ट्विस्ट करेंगे बातों को, जैसे कि किसी ने कहा, जैसे आपने अगर कहा कि मुझे जो GI इट इज़ हाईली प्रोफेशनल वीकनेस और दैट इज़ हाईली रेलेवेंट टू द प्रोफेशन दैट यू, अच्छा डू यू थिंक, अभी 5 सेकंड के लिए सोच के मुझे बताएं कि जी बेटा, सर एक मैं बताऊँ, हाँ बताओ बताओ। सर वही जुबान पे लाता हूँ जो दिल में होता है। शाबाश, बहुत इम्पल्सिव हैं या ट्रांसपेरेंट हैं, इन एंड आउट, बहुत अच्छी बात, नॉन डिप्लोमेटिक हैं। आता हूँ आपकी तरफ भी। आप 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए सोच के बताएं कि जो आपकी वीकनेस है, अगर आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, 1 महीना लग के किसी सीनियर की सुपरविज़न से कोई 15 दरवाजे खटखटा के चैट GPT से हेल्प लेके अगर फुल एफर्ट करें तो ये वीकनेस ख़त्म हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। गुड। तो क्या ऐसी वीकनेस बताना जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो और वो आप इंटरव्यू में बता दें कि मुझसे ये काम सही तरह से नहीं होता, वो आपको कंसिडर करेंगे? मेरे वाली अप्रोच लेकर आएंगे ना कि अगर ये बच्चा इंटरनेट से या 3-4 दरवाजे खटखटा के 1-2 मेंटोर्स से बात करके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये सामने सरेंडर कर रहा है, हथियार डाल रहा है कि सर, तो हमने वीकनेस नहीं बतानी। आपकी वाली बात, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं तो ऐसी की तैसी फेर देता हूँ भाई। अगेन, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, हमने क्या करना है? अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम, मैं क्या करता होता था, मैं हमेशा ये कहता, जी बेटा सर हम कौन सी अपनी वीकनेस बताएं, एकेडमिक्स से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड या पर्सनल वीकनेस, कौन सी बतानी बेहतर रहेगी? बिहेवियरल बतानी ज़्यादा बेहतर रहती है। बिहेवियरल कम प्रोफेशनल, यानी कि वो ऐसी बिहेवियरल हो जो कि प्रोफेशन के साथ भी जुड़ी हो। अब मुझे, जैसे अब ये भाई ने जिक्र किया ना, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट। जब कोई काम मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं हो रहा होता ना, या जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उस तरह से परफेक्ट नहीं हो रहा, तो आई बिकम वेरी रेस्टलेस। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना ग्राफ जो है वो उसको हाई रखूँ, बट उसको अचीव करने के लिए अपना जो लेवल ऑफ परफेक्शन है उसको मैं अपलिफ्ट करने के लिए आई मेक एवरी एफर्ट, आई मेक यूज़ ऑफ टूल्स एज वेल, डिफरेंट टूल्स, और मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने टारगेट को अचीव करूँ। या अगर आप कहेंगे जी मैं इम्पल्सिव हूँ या मैं फ़ैसले जल्दी ले लेता हूँ, या कोई अगर मुझे अब मैं क्या कहता था, मैं कहता जी पहले जब मैं अपनी अब ये आपने रिलेट करना है, मैं जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं कहता था कि मैं जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ तो मैं बहुत ईगर होता हूँ काम करने के लिए, और उस ईगरनेस में मैं एट टाइम्स लोगों को नो नहीं कर पाता, और नो ना करने की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मेरे पे वर्क बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं एक बंदे के बजाय 3 बंदों का काम कर रहा होता हूँ। बट आई कंसिडर कि मैं इसमें 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली बात कि आई हैव लर्न टू से नो टू फॉर द लॉजिकल रीजंस, नंबर 1, और सेकंड मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने कोई काम एक्सेप्ट कर भी लिया है तो वो काम मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ जिससे मेरी अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वीकनेस को भी स्ट्रेंथ, या मैं फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, मैं डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, इस वजह से मुझे कुछ कामों को परफॉर्म करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रॉम नॉर्मल टाइम, बट मैं इसको ओवरकम कर रहा हूँ बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड बाय मैनेजिंग द टाइम इन अ वे कि ये मेरी जो असाइनमेंट्स हैं वो टाइमली पूरी हो जाए, और मैं इसके लिए शाम का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने किन चीज़ों को डिटेल ओरिएंटेड वे में देखना है। तो आपने कोई लूज़ बॉल नहीं फेंकनी कि मुझे गुस्सा आ जाता है मैं तो बाल नोच लेता हूँ अगले बंदे के, या मैं तो जी ज़बान खींच लेता हूँ अगले बंदे की अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाए, या मैं तो जी कमरे से बाहर चला जाता हूँ, कभी भी नहीं। या मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके सवाल का जवाब है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी जॉब पे बैठ के सीखी थी जो मुझे इंटरव्यू के वक्त नहीं आती थी। बट क्यों बताएं हम दैट आई एम वीक, आई डोंट नो एनीथिंग, क्यों बताऊं मैं? अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत कामयाब इंसान बनाया है। एवरीबडी इन दिस रूम इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। यू आर लिविंग, यू आर ब्रीदिंग, आपके पास कपड़ा है जिस्म ढांपने के लिए, आपके पास, आप सुबह नाश्ता करके आए हैं, आप दोपहर का खाना भी खाएंगे, आप रात को खाना खा के कंफर्टेबल बिस्तर में सोएंगे, ऐसा ही है ना?
सो यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। सो आप वो लोग भी देखें जो सांस के लिए अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जो खाना नहीं खा सकते, ऐसे लोग भी हैं जो लेट नहीं सकते। सो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। सो अल्लाह ताला आपकी खामियों को छुपाने की कोशिश करता है, आप लोग क्यों उसको हाईलाइट करेंगे? नेवर एवर डू दैट, ठीक है। सो वीकनेस में समझ आ गई, वीकनेस कभी नहीं, ऑलवेज डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। आई एम लर्निंग टू से नो, काम बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये कि उससे मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो रहा है। हाँ, टाइमलाइंस थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, बट आई एम मैनेजिंग कि मैं उसका प्रॉपर ट्रैक रखूँ जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ तो आई वॉन्ट रिपीट दैट थिंग, बट इफ़ आई गेट अ चांस टू, मतलब इफ़ दैट गेट्स रिपीटेड बाई एनी वे, तो मैं उसको आउट परफॉर्म करके निकलूँगा। व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? सुने कभी सवाल ये वाला, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? सर मैं तो एक बड़ी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ और लोगों के ऊपर शाउट करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अब लीडरशिप में ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी होता है, कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल भी होता है, मल्टीपल लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड मेरे दिमाग में ये दुआएं हैं, इनको स्टडी करें और उनको ये ज़रूर बताएं, उनको से मुराद जो इंटरव्यूअर है उसको ये ज़रूर बताने की कोशिश करें कि सर आई ऑलवेज बिलीव इन लीडरशिप इन अ ब्रॉडर स्केल, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव इन टीम वर्क एज वेल। सो मेरे नज़दीक जो डेजिग्नेशंस और केडर्स होते हैं ये हायरार्की के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, बट अगर हमने काम करना है या अगर हमने टीम से काम करवाना है तो वी हैव टू जेल इन बेटर विद द टीम। मेरा वर्क स्टाइल ये है कि आई एजुकेट माई टीम। अब मेरा वर्क स्टाइल, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आई डोंट ट्राई टू बिलिटल एनीवन, आई नेवर ट्राई टू, मैं ड्यू क्रेडिट देता हूँ अपनी टीम को, मैं अपनी टीम को एजुकेट करके चलता हूँ। मेरी टीम के पास एम्पल नॉलेज होना चाहिए, मेरी टीम के पास एम्पल रिसोर्सेज होने चाहिए, राइट टाइमलाइंस कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, और देन वी कैन अचीव द रिजल्ट्स। बट इफ़ एनी वन ऑफ दोज इज़ मिसिंग, आई बिलीव कि लीडरशिप की डेफिनेशन पूरी नहीं होती, बिकॉज वी हैव टू इंस्पायर। जब तक मैं अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करूँगा, जब तक मैं आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकूँगा विद सर्टन थिंग्स, आप मेरी बात शायद नहीं सुनेंगे। मैं आपको कहूँगा, अगर मैं आपको गुस्से से या धड़ल्ले से कहने की कोशिश करूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सीखना है आप लोगों ने, तुम्हें नींद क्यों आ रही है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम बाजू ऐसे कर क्यों बैठे हुए हो, तुम इस तरह मत बैठो, तो अगेन मैं आप लोगों को कभी भी स्नब नहीं कर सकता, आप लोगों को प्रेस नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को इंस्पायर करके लेके चल सकता हूँ। आपके पास एवरी राइट है कि आप इस कमरे से उठें, बाहर चले जाएंगे, सर जो आप बकवास कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही, हमारे काम की नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं फजूल बातें हैं। यू हैव एवरी राइट, बट माई पॉइंट इज़ दैट आई वुड मेक इट यूज़फुल फॉर यू। आई वुड ट्राई टू गिव यू ऑल वॉट आई हैव। एक इमोशनल फीलिंग है कि मैं सैटरडे वाले दिन अपनी नींद, अपना फैमिली टाइम छोड़ के मैं आप लोगों के पास बैठा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये है कि अगर एक बच्चा, दो बच्चे किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, कल को मुझे देख के एटलीस्ट ये तो कहेंगे ना कि इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आई एम हेयर एट दिस पॉइंट, इसने सिखाया था, इसने बताया था, अच्छी बात की थी। तो दैट्स द बेसिक पॉइंट। सो अगेन लीडरशिप का बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना लीडरशिप स्टाइल तो पता हो। और अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने रटी रटाई बात कर दी है, हम तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी तो हमें लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आप उन्हें कहेंगे सर आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन लीडरशिप, और जब से मैंने वो बुक पढ़ी है या जब से मैंने कुछ इंटरनेट के ऊपर लीडरशिप से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी किया है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि हम हर वक्त कहीं ना कहीं लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों की गेट टुगेदर हो। सो आई ट्राई टू टेक लीड ऑन टू दैट, आई ट्राई टू मैनेज दोज गेट टुगेदर्स। फैमिली इवेंट्स होते हैं, कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, कॉलेज की गैदरिंग्स होती हैं, कॉलेज के कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं या कोऑर्डिनेशंस होती हैं। आई ट्राई टू टेक लीड ऑन टू दिस, आई एक्सेप्ट चैलेंजेस, I make sure that I make a team, I empower my team, and I get the work done to the best interest of the organization. बातें करने को बहुत हैं, खामोश रहना आसान है, तो हम खामोश रहने को चुनते हैं, वीक आंसर देने को चुनते हैं। तो कोजे रोड नालों चुप चंगी, दैट मीन्स कि अगर आपने बहुत बुरा आंसर देना है तो उससे बेहतर खामोशी है, लेकिन अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो फिर बेहतरीन आंसर दें,
बेहतरीन डिसीजन करें, ठीक है। इन द पास्ट 6 months हैव यू एवर प्रैक्टिस लीडरशिप, टीम वर्क, फेस्ड एनी चैलेंजेस, गिव एग्जांपल। अब रेलेवेंट, इसको आप चैट जीपीटी पे भी डालेंगे आपको जवाब, बट पहले पता तो कि तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू की। अगर पता होगा टॉप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, टोटली 20 से 25 क्वेश्चन निकलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये आखिरी 3 जो सवाल है ना, मैं इसके ऊपर 5 मिनट लगाऊंगा। ऑल दो प्रेजेंटेशन लंबी है तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 सवालों के बाद हम अपना सेशन इधर कंक्लूड कर देंगे। इधर बच्चे मार खाते हैं, सबसे ज़्यादा मार खाने वाले सवाल, और वो वाले सवाल जिसके ऊपर मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। पहला सवाल, व्हेन कैन यू ज्वाइन एंड व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड? क्या जवाब होगा? शाबाश, यही उम्मीद थी, और बताऊंगा क्यों। हाँ जी, फ्रॉम मंडे, शाबाश। और बोलने में नहीं मजाक उड़ाता आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शाबाश, अच्छी बात है, और सेफ अप्रोच है। और बेटा? स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। और When do you want me? शाबाश, अच्छा। इसमें भी अप्रोच ये है, अगर मैं कहूँ सर जी मैं हाजिर, अगर आप कहें मैं जाता ही नहीं, दैट शोज डेस्परेशन। सो वी हैव टू टेल द पर्सन कि दैट if you need an immediate resource, yeah, if you want me to join immediately, again I would need a week to join, because I have some things to wrap up related to my university, and I'm not a believer of getting slippages out of my office routine. मतलब I don't like कि मैं आप लोगों को कहूँ कि सर वो मैंने डिग्री टेस्ट कराने जाना था, या मैंने वो अपना कॉलेज में से क्लियरेंस करवानी थी, तो उसके लिए मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए। उसके बाद आई विल बी कम्प्लीटली अवेलेबल एंड आई विल बी ज्वाइनिंग होल हार्टेडली। बट इफ द पोजिशन रिक्वायर्स एन इमीडिएट ज्वाइनिंग, अगेन आई वुड नीड 2 days। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम आप दें, आई विल रैप अप ऑल ऑफ माई थिंग्स एंड आई विल ज्वाइन फ्रॉम कमिंग वेंसडे, ठीक है। बट कभी भी डेस्परेट शो ना करेंगे सर तू चल मैं आया, नो, नेवर एवर। एंड व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? ये एक पूरा टॉपिक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन में यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक उन्होंने और मार्केट की सैलरीज़ को स्टडी नहीं किया होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पर निकल रहे हैं और आपकी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी एंट्री लेवल पोजीशन की सैलरी 50,000 है ना, फॉर एग्जांपल 50, 60, 65, 80,000, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाख भी देती हैं, 1.5 भी देती हैं, अप टू ऑर्गेनाइजेशन। अब आप पहले ये एनालिसिस और एवेल्युएशन करेंगे आपके पिछले इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं ना जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि अभी मैं टेक्निकल क्वेश्चंस पे नहीं, मैं सारे बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस के ऊपर आया हूँ। अभी टेक्निकल सवालों के जवाब कैसे देने वो फील्ड बाय फील्ड हम लोग बाद में, अगर कभी मौका मिला तो हम वो बाद में कर सकते हैं जो आपकी फील्ड्स हैं, बट वो चैट जीपीटी भी निकाल देगा, मेरी ज़रूरत भी नहीं है। बट ये कि उसमें आप पहले तो ये देखिएगा आपके जो पिछले इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं वो कैसे थे आपके। यू नेल्ड इट, यू डिड एंड यू गेव योर बेस्ट, बेहतरीन था, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आंसर्स, एवरीथिंग वाज मेटिकुलस एंड टू द पॉइंट। फिर उसके बाद कहें कि नंबर नहीं बोलते कभी भी, सर 65,540 रुपये सर मैं लूँगा, नो, ठीक है सर मुझे ऐसा लगता है। अच्छा क्या जवाब होगा अगर फॉर एग्जांपल आप से मैं पूछना आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस की, आपने शायद इसका जवाब दिया भी होगा, आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन? हम उनको सैलरी कभी भी नहीं बताते कि हम इतनी लेंगे, हम उनको ये कहते हैं कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस और अपने जो एक्सपेक्टेशंस और जो हमारे पिछले प्रीवियस गोल्स हैं उनको लाके हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। रेंज बता देंगे जी, ठीक है। हम उनको ये बता देंगे, मतलब एक तो हम ये कहेंगे हम पता है कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो कितना दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम उनसे पूछेंगे कि वो कितना हमें देंगे। वो कहते हैं मैं नहीं बताता, वो कहते हैं कि आप बताएं। अगर तो वो ये कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं, फिर हम कभी भी नंबर्स नहीं बताएंगे, हम उनको ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ बताएंगे कि हम 60 से लेकर 80 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 60 से लेकर 1 लाख तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये बताएंगे। शाबाश। और कोई आप बताएं, आपने शायद आप भी कोई काम कर रहे हैं कि आपने भी जॉब करे लास्ट में जो है कर रहे हैं। सो आप जब इंटरव्यू में सवाल पूछा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी तो आपने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा कि व्हाट यू आर ऑफरिंग फॉर दिस पोजीशन, उन्होंने कहा कि हम 35 कर रहे हैं और आपको भी 35 देंगे, बताओ। बस ठीक है, गुड। यूजुअली
पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कितना दे सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर तो इंटरव्यू बहुत अच्छा है तो आप उनसे एक सवाल भी कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 साल गुजारने के बाद मैं सवाल कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ द बजट ऑफ दिस पोजीशन, आपकी इस पोजीशन का बजट कितना है। ये जुमला तीर की तरह इंटरव्यूअर के सीने में बजेगा, आई कैन गारंटी यू। किस लिए बजेगा, उसको ये कान हो जाएंगे कि ये बंदा जो है ये एक तो तैयारी करके आएगा, किसी मनूस बंदे से तैयारी करके आया, और इसको बजट का पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के बजट्स होते हैं और क्या ऑफरिंग्स होती हैं, तो उसको एक तो कान खड़े हो जाएंगे। अब अगर उसने आपको 35 ऑफ़र करना है ना, या अगर उसने आपको 45 ऑफ़र करना है, हो सकता है कि वो आपको 55 या 60 या 65 ऑफ़र करें टू स्टार्ट विद, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इवैल्यूएशन ये कर लें कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये अच्छी है और इसमें मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक और शुगर कोटेड आंसर बताता हूँ। उसमें आप बताएंगे कि सर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन is of prime importance for me rather the salary remuneration. I also am a very strong believer of the fact that this organization will offer competitive salary packages. Since I am bringing a lot of experience, capabilities, qualifications to this organizations, and I'm very much sure about it कि जो चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ बाकी कैंडिडेट शायद उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ या उस तरह की चीज़ें नहीं लेकर आ रहे। So I am expecting a reasonable salary and a competitive salary package. But again, I believe joining this organization, getting an opportunity to work with this organization is of more importance than the salary package. ठीक है, एक और अप्रोच भी है। जैसे अब मैं इंटरव्यू को ना डिस्कशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ कि सर जी बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सो और आप भी नौकरी के लिए आए हुए हैं, आप भी सैलरी ले रहे हैं, मैं भी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। सो आई करंटली मेरी जो सैलरी पैक, क्योंकि वो ये भी पूछते हैं ना आपका करंट सैलरी पैकेज क्या है, तो उनको ना यूजुअली हम 20-25 हज़ार 40 हज़ार बढ़ा के बताते हैं, लेकिन दैट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय सैलरी स्लिप। अब जब इंटरव्यू में वो आपसे सैलरी का पूछते हैं तो सैलरी स्लिप आपको बाद में भेजनी पड़ती है। तो अब ये ना अब आप लाख रुपए कह दें और सैलरी आपकी 35,000 रुपये हो, तो जब आप वो सैलरी स्लिप मांगेंगे तो आप उस वक्त पकड़े जाएंगे और उस वक्त ऑफर्स रिजेक्ट भी हो जाती हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो उसका बेस्ट अप्रोच पता क्या होती है कि जो आपने ब्रैकेट रखनी है ना, वो ब्रैकेट आपने ऐसे रखनी है कि आप उनको ये कह सकते हैं कि जो आपकी सैलरी अगर 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 75 में खेल सकते हैं। क्यों? 75 में आपका मील अलाउंस भी आ जाता है, आपका टेलीफोन अलाउंस भी आ जाता है, आपका मेडिकल ओपीडी भी आ जाता होता है जो वो आप कहेंगे कि हमें कैश में पे, और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आ जाता है। सो अगर वो आप कहेंगे सेफली सारा 5-5 हज़ार करके, तो 20,000 की ब्रैकेट ईजी हो जाती है, जिस पे वो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये हमें कैश में मिल जाता था, तो हम उसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं। देखें, झूठ बोलने का तरीका नहीं बता रहा, बट आई एम ट्राइंग कि आप लोग वो चीज़ अचीव करें कि जो कि आप लोगों की, देखें आप लोगों ने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, ठीक है, आप लोगों ने अपने करियर को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। बेटियों पे ऐसा जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, यही कहा जाता है कि आप लोग पढ़ लो या अपने करियर के ऊपर वही पैसे री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, बट आप लोगों ने फैमिलीज़ गुजारनी, तो यू हैव एवरी राइट टू क्लेम अ गुड सैलरी। तो पॉइंट वही आके आ जाता है कि थोड़ा सा अगर आप बाहर निकल के भी खेल लेते हो तो देयर इज़ नो हार्म, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव समथिंग इनसाइड यू कि वो आपको रखे कि ये बंदा वैल्यू भी तो ऐड करेगा ना। अपने जो भी आपने सवाल का जवाब देना, ये बताना कि मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, ऑन टेबल लेकर आ रहा हूँ, ये चीज़ें वैल्यू ऐड होंगी, मेरी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, मेरी वजह से सेल्स में ग्रोथ होगी, मेरी वजह से डिजिटल मार्केटिंग इंप्रूव होगी, मेरी वजह से आपके रिजल्ट्स या आपके इम्पैक्ट फैक्टर बेटर होगा। उसके बाद हम सैलरी को क्लेम एंड निगोशिएट करते हैं। एनी क्वेश्चन फॉर अस? जी बेटा। सर, आपने अभी ये सैलरी निगोशिएशन में कहा था कि मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे सैलरी को बिल्कुल, अब मैंने देखो, हाँ, एक करियर का ना एक स्टेज होती है, अर्ली स्टेज में क्या होता है, डेजिग्नेशन छोटा, कंपनी बड़ी। मिड स्टेज होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी छोटी होती है, कॉम्प्रोमाइजिंग, डेजिग्नेशन बड़ा होता है।
और उसके बाद एक टाइम आता है जब ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी होती है, डेजिग्नेशन भी बड़ा होता है। तो जब ऐसी फेज़ में कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त बैठे किसी बच्चे को अगर नेस्ले की ऑफ़र आ जाती है, कोक की ऑफ़र आ जाती है, मोबिलिंग की ऑफ़र आ जाती है, जो कि मार्केट में अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैक ऑफ द हेड तो आपको पता है ना कि सैलरी अच्छी देते हैं, पता होगा ना कि नहीं पता? तो फिर बंदा क्या करता है, अल्फाज से खेलता है कि ये तो पता है कि जी सैलरी तो अच्छी होगी। फिर आप कहते हैं कि जी सर मुझे तो यहाँ पे काम करना है जी, मैं तो ये जो मेरी एगरनेस है और जो मेरा पैशन है और जो मेरी करियर की जो है ना, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे जॉब हो जाए, वो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। बट अगेन आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कम्पेटिटिव से, क्योंकि कहीं पे भी इंटरव्यूज़ ना रिकॉर्ड भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड भी होते हैं वीडियोज़ में, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि तुमने कहा था वो तुम्हें अरबी आती है, वो अरबी मेहमान आए ज़रा उनको ज़रा मीट एंड ग्रीट कर लो। तो सो वो ये है कि वो वाली चीज़ भी नहीं। तो देखें, you have every right to play smart, you have every right to play smart। और वो प्ले स्मार्ट में मैं ये नहीं कहूँगा, देखें अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मुर्गियों वाली शॉप पे जाके कहते हैं मुझे नौकरी पे रख लो, तो कितनी सैलरी आपको दे सकता है? अब वहाँ पे अगर आपको कोई यार कि मैं अगर आपको मेरे लिए तो यहाँ पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो कहेगा मुफ्त काम कर ले भाई, क्योंकि वो इतना ओपन अप होगा उसको। गेटिंग द पॉइंट? सो इट्स अबाउट प्लेइंग अराउंड विद द वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। सो आपने राइट सेल करना है अपने आप को, ताकि आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें एंड यू गेट द ऑफर एंड यू गेट द कंपेटिटिव सैलरी पैकेज। ठीक है? सो हाँ, एनी क्वेश्चन फॉर अस, एनी क्वेश्चन फॉर अस, मेरे लिए नहीं, इंटरव्यू के वक्त जब आपसे आखिर में पूछा जाता है, यहाँ पे सब बोंगियाँ बेहतरीन बजती होती हैं। आप कोई सवाल बताएं कि आप इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, सारा कुछ बेड़ा गर्क जो आपने करना था या आपने बेड़ा पार कर रहा था, सवाल क्या पूछेंगे इंटरव्यूअर से? If I am selected, what's the promotion criteria in your organization? अच्छा, अभी सिलेक्ट हुए नहीं, प्रमोशन के तुम पहले पूछ रहे पहले हो। ये है ना कि if अच्छा if I am ठीक, selected। ठीक है, शाबाश। नहीं मैं वैसे एक इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ इसका। जी बेटा बताएं। इंटरव्यू का रोल पूछे हैं? इंटरव्यू का रोल पूछे है ना, ये जो आप काम करते हो। तो पहले शुरू में पूछना था, मुझे इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अब तुम्हें मेरा रोल याद आया है। और शाबाश 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 शाबाश। इंटरव्यूअर से पूछेंगे कि मेरे अंदर अगर आप किसी एरिया में इंप्रूवमेंट दिखते हैं तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरनेट पे बैठता है लड़का, वैसे बहुत इंटरनेट पे बैठता है, वैसे बैठा रहता है। अच्छा शाबाश। और अच्छा, फिर वही वाली बात है, अपने आप को लिटल कर, मैं बिलिटल कर रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा उसको कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट तुम देखते हुए, मैं खुद अपनी इंप्रूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट लेकर आऊँगा। लेकिन अच्छा बहुत है, लिटरेचर अच्छा पढ़ा हुआ आपने। और कोई बच्चा? अच्छा चले, इन्हीं 3 से लेके चलते हैं। इफ़ आई एम सेलेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रमोशन क्राइटेरिया? अब ये वाला सवाल, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ कि इफ़ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी, सो आई वुड लाइक टू नो द करियर ट्रेजेक्ट्री एंड हायरार्की ऑफ दिस पोजीशन, कि ये पोजीशन किस किस को रिपोर्ट कर रही है, और इसमें जो आपकी करियर की जो अपवर्ड ग्रोथ है वो किस तरह से, आपका प्रमोशन पैटर्न क्या है। ये लॉजिकल सवाल हो सकता है। ठीक है? आपका सवाल कि मेरे अंदर खामियों को आप किन किन चीज़ों से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको मैं रीमॉडिफाई कर देता हूँ कि आप इस रोल के लिए जो रिसोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी सिलेक्शन के बाद, या इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इंशाल्लाह, what expertise you would want me to bring on to table in the first 6 months। रीमॉडिफाई हमने सवाल को कर दिया। ठीक है? आपका क्या था? रोल क्या आपका रोल? नहीं वो नहीं, ये तो नहीं आप पूछेंगे कि तुम मेरे से दोस्ती करने आए हो, रोल मुझसे पूछ के नहीं, तो दैट वुड बी एन HR पर्सन। HR पर्सन का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ही होगा, तो ये सवाल एक्सप्लिसिट है, इसका जवाब आपको पता ही होगा। सो आई डोंट थिंक, तो अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन वुड गिव यू एन एंट्री। अब ये जो मैंने इसीलिए कहा था, ये जो 3 सवाल है ना, ये वाले, ये मेक और ब्रेक पॉइंट होते हैं इवेल्युएशन के बाद। तो यहाँ पे अगर आप आउट परफॉर्म कर जाए ना, आई कैन गारंटी यू कि आपकी ये नौकरी जो है वो आपको अच्छे सैलरी पैकेज पे आपको मिल सकती है। एंड फॉर सैलरी पैकेज यू ऑलवेज आस्क अबाउट द फ्रिंज बेनिफिट्स एट द सेम टाइम, कि ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपने, इफ़ आई गेट सेलेक्टेड, सो what would be the benefits, या what could be the वो आप इस तरह के सवाल, बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछें, याद रखें। ठीक है? सो आई थिंक वो जो मुझे मैसेज मिला था, विद दैट आई कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब भी हमारी हुई तो मुलाकात होगी। जी शुक्रिया।